नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मौसम चुनावी है तो जाहिर है कि तैयारी भी गारंटी वाली होनी चाहिए। 2024 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम पार्टीज अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं। लेकिन ये तो हो गई आने वाले चुनावों की बात। लेकिन बीते चुनावों में जहां पर 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से एक था मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में जहां पर 160 को पार करते हुए बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और उसके साथ मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर मोहन यादव का नाम अनाउंस किया गया, जिसने हर किसी को चौंका दिया। लेकिन अब उसके 60 दिन बीत जाने के बाद धीमे धीमे रणनीति के पर्दे खुलने लगे हैं। यह समझ में आने लगा है कि क्या नरेंद्र मोदी ने मोहन यादव के नाम का एक ट्रम्प कार्ड निकाला था। यह भी कहा जा रहा है कि यादव वोटर्स को साधने के लिए न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और बिहार की 40 सीटों को साधने की कोशिश इसी कार्ड के जरिए की गई है। लेकिन यह कितना सक्सेसफुल और क्या वाकई में यह एक बड़ी रणनीति का हिस्सा बीजेपी का रहा है, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे द जेसी शो में। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र सर। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका द जेसी शो में। और पहले इसी सवाल के साथ, क्योंकि ट्रम्प कार्ड का जिक्र हो रहा है, कहा यह जाता है कि जब भोपाल में मोहन यादव की ताजपोशी हो रही थी तो नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर सामने आया। इसके मायने क्या है और वाकई में आप भी इसे एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर देखते हैं इस फैसले को? आई एब्सोल्युटली एग्री विद दिस कंसेप्ट, विद दिस फिलॉसफी, विद दिस आइडिया। इसमें कोई शक नहीं है कि भोपाल में मोहन यादव की ताजपोशी नरेंद्र मोदी का एक ट्रम्प कार्ड है और इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि पार्टी अर्थात भाजपा अब देश के मतदाताओं को एक मैसेज देना चाहती है कि केवल सवर्णों की अपर कास्ट की पार्टी नहीं है। अब वो SC, ST, दलित, OBC, अति पिछड़ा वर्ग, इन सब की पार्टी है। अर्थात पार्टी अब अपने वोट बैंक का, अपने बेस का विस्तार करना चाहती है और उस दिशा में ये पहला कदम, बड़ा कदम उठाया गया है OBC को, यादव वर्ग को अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा बड़ा कारण इसमें यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में अखिलेश यादव और लालू यादव फैमिली का जो वर्चस्व है, जो वोट बैंक है यादव का, उनका जो बेस है, उसको ख़त्म करना है भाजपा को। इट इज़ द स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट टू डिमोलिश यादव वोट बैंक ऑफ दीज टू पॉलिटिकल पार्टीज, टू पॉलिटिकल पीपल इन लखनऊ एंड पटना। उस दिशा में ये एक बड़ा कदम है। तीसरी बात यह है कि लालू यादव और अखिलेश यादव बड़े चेहरे हैं गठबंधन के, महागठबंधन के, सब इंडिया जो आप कहते हो उसमें जो है, ये अगर कमज़ोर होते हैं तो महागठबंधन जो पहले से लड़ खड़ा रहा है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो ये सब स्ट्रैटेजिक कारण है, जिस कारण से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का एक और ट्रम्प कार्ड है मोहन यादव। बिल्कुल सर, और आपने डिवोल्यूशन की बात की है, तो क्या ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये जो मोहन यादव कार्ड है वो राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के OBC कार्ड को और जातिगत जनगणना जो कार्ड लेकर के आए हैं उसको डिमोलिश कर देगा? एब्सोल्युटली। राहुल गांधी की तकदीर है या राजनीतिक भाग्य उनका ऐसा है, वो जो भी नया कंसेप्ट लेके आते हैं, जो नया नारा लेके आते हैं, नई थ्योरी लेके आते हैं, नई फिलोसफी लेके आते हैं, नरेंद्र मोदी उसको बहुत रूथलेसली उसको किल कर देते हैं। पहले चौकीदार का कार्ड चला था, वो पिट गया। फिर देखिए दूसरा कार्ड चला परिवार वाला, अभी लोगों ने चलाया, लालू यादव ने, वो पिट गया। अब OBC का कार्ड उन्होंने चलाया था कि जितने लोग उतना वोट और सब करके इस तरह से, और कास्ट सेंसस जो चलाया था वो पिट गया। हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, जितनी भागीदारी जो है वो सब पिट गया उसके अंदर जो है। तो जो भी कुछ लाते हैं नरेंद्र मोदी उसको रूथलेसली उसको किल कर देते हैं, उसको ग्राउंड पे किल कर देते हैं। कहते हैं मिसाइल को जो है ना टेक ऑफ करने से पहले किल कर देते हैं, दैट वे जो है। और दूसरी बड़ी बात यह है राहुल गांधी के बारे में आजकल कि कांग्रेस पार्टी इसको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता, उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। आप देखिए राजस्थान की बात ही ले लीजिए, पार्टी कहती है गहलोत साहब से चुनाव लड़िए, वो कहते हैं मेरा लड़का लड़ेगा, मेरा बेटा लड़ेगा, वैभव गहलोत, मैं इच्छुक नहीं हूँ। तो फिर पायलट और दातोसरा भी सोचते हैं, कहते हैं जब वो नहीं लड़े तो हम क्यों लड़ें। मतलब बात यह है कहने का कि पार्टी में इसमें चुनाव लड़ना कांग्रेस पार्टी में एक रिस्क, घाटे का सौदा हो गया, चैलेंज हो गया एक तरह से जो है। भाई पायलट जैसे व्यक्ति जो कि अच्छे लीडर हैं, क्राउड पुलर हैं, सब हैं, वो भी सोच रहे हैं कि मैं लड़ूं। हो सकता है दूसरे कारण हो उनके कि मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, या मेरे किसी नॉमिनी को लड़ो। पार्टी ने पूरी तरह से सरेंडर कर रखा है टोंक के मामले में कि जो पायलट कहें या तो खुद लड़ें या अपने नॉमिनी को लड़ाएं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए गहलोत साहब नहीं लड़ना चाहते, दातोसरा लड़ना नहीं चाहते, लड़ना चाहते, लेकिन असमंजस स्थिति बनी हुई है। और देश में देखिए गठबंधन में हर आदमी रोज़ कोई इनको छोड़ के चला जा रहा है। आज महबूबा चली गई जो है, आप देखिए PDP की जो है।
तो कुल मिला क्या है, कुछ चांस ऐसा है या संयोग ऐसा है या लीडरशिप का फेलियर है कि राहुल गांधी की लीडरशिप कांग्रेस में एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है और कांग्रेस एक एक कदम करते करते गिरती जा रही है। और ये जो मोहन यादव और ये जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं यादव बेस को, तो निश्चित तौर पे यूपी बिहार में जो बेस है राहुल गांधी जो करना चाहते थे, लालू यादव जो करना चाहते थे, उसके लिए एक सीरियस सेटबैक है ये मूव। सर एक सवाल ये है कि अखिलेश के यादवलैंड यूपी में ये जो मोहन यादव कार्ड चला गया, ये कितना सक्सेसफुल होगा? देखिए ये बड़ा चुनौती भरा सवाल है। एक बेसिक आपको समझना पड़ेगा यूपी में यादव वर्ग की क्या स्थिति है। ओवरऑल मिलाकर के 8% यादव है वोटर्स वहाँ पे जो है, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहाँ उनकी संख्या 9% है, उनका अनुपात जो है 9% है। फिर 10 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहाँ उनका अनुपात 15% है। कुल मिला के 50 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ यादव का डिसाइसिव रोल है इलेक्शन की स्ट्रेटजी के अंदर, वहाँ पे जो है। और वहाँ पे देखिए दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव आज की तारीख में एक बड़ा चेहरा है, पॉपुलर चेहरा है कंपैरेटिवली, जितना भी है मुलायम सिंह की विरासत को वो ले रहे हैं, ये एक अलग बात है। और आप देखिए जब से मुलायम सिंह थे तो 1989 में मैनपुरी गए थे, सारा जीवन वहीं रहे, तो उस परिवार का एक बेस रहा है वहाँ पे। अब मुलायम सिंह के बाद में अखिलेश यादव हैं। यादव परिवार का शनय शनय महत्व कम होने के बाद भी क्या मोहन यादव का इम्पैक्ट होगा? तो गए तो थे वो 3 बार हुआ है वहाँ पे, आजमगढ़ हुआ है, लखनऊ हुआ है, जाके फिर अयोध्या हुआ है। लखनऊ गए तो महाकुंभ की बात चली, तो लोगों ने नारा भी लगाया कि यादव चला मोहन के साथ, सब बातें हुई। लेकिन अभी कोई ऐसा इम्पैक्ट आ गया हो, लेकिन दूसरे पक्ष का कहना ये कि इम्पैक्ट एक दिन में नहीं आता, ये एक लंबी स्ट्रैटेजी है, एक 10 साल की स्ट्रैटेजी है। इम्पैक्ट आने में समय लगेगा। इसमें एक बांध में सुराख कर रहे हैं आप किसी व्यक्ति को, वहाँ एक आदमी को प्लांट कर रहे हैं या रोपिन कर रहे हैं व्यक्ति को, परिणाम आने में समय लगेगा। तो उस दृष्टि से इनका महत्वपूर्ण है इशू जो है ये। और पार्टी आशा कर सकती है अगले 5 साल बाद में काफ़ी सब्सटेंशियल स्थिति में ये अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है, मोहन यादव फैक्टर और ऐसे दूसरे मूव जो बीजेपी, अमित शाह ये सब चलेंगे, उससे प्रभावित होगा, कर्टेल होगा। सर इसी तरह क्या मोहन यादव बिहार में लालू और तेजस्वी यादव के तिलिस्म को तोड़ पाएंगे? वहाँ चैलेंज थोड़ा और गहरा है। जो अखिलेश यादव का प्रभाव है यादव वोटों पे यूपी के अंदर, लालू यादव तेजस्वी यादव का प्रभाव उससे कहीं ज़्यादा है वहाँ पे जो है। वहाँ वैसे भी क्या है कि 14-16% लोग जो हैं यादव वोट बैंक है बिहार के अंदर जो है। और भाजपा का देखिए वहाँ पे कि मतलब बाकायदा जिसे कहना चाहिए कि 17 MP हैं, 3 MP यादव हैं, लेकिन इम्पैक्ट नहीं है। विधानसभा में 78 मेंबर हैं, MLAs हैं, लेकिन इम्पैक्ट नहीं है। यादव तो हैं लेकिन वोट नहीं है बिहार के अंदर जो है। तो अब ये चैलेंज है उनके सामने, कैसे करें। तो बिहार की सरकार जो है वहाँ अभी नंद किशोर यादव को बनाया है स्पीकर वहाँ पे कि चलो जितना हम कर सकें वो तो करें, यादव को कंट्रोल करने के लिए जो है। उस दिशा में ये एक बड़ा कदम है। ये बिहार भी जाके आए हैं मोहन यादव जो है। ये बात ज़रूर कि पहली बार जब बिहार गए पिछले दिनों, तो स्वागत लोगों ने कहा कि MP से ज़्यादा स्वागत उनका बिहार में हुआ। तो ये तो नेचुरल है ना कि यादव एक इतना बड़ा चीफ मिनिस्टर, इसके पीछे आला कमान का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, मैसेज है, वो कहीं जाएगा आएगा तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा जो है। तो बिहार में भी ये स्थिति यूपी वाली है, लेट्स सी। लेकिन एक बांध में सुराख वहाँ पे हो गया है बिहार में भी। अब आने वाले वर्षों में पता लगेगा कि ये फैक्टर कितना इफेक्टिव है अगेंस्ट लालू यादव एंड देश। उनका प्रभाव है। अभी देखिए लखनऊ में ये पटना में रैली थी कुछ दिन पहले, देखिए महागठबंधन की बड़ी भीड़ थी उसके अंदर, मानना पड़ेगा आपको, कोई भी कारण रहा हो चाहे उसका, लेकिन थी वहाँ पे जो है। तो अभी क्या है कि उनके इम्पैक्ट को इतने सब केसेज ये सब हो गया, लेकिन इम्पैक्ट अभी ख़त्म नहीं हो पाया है, दैट वे जो है। तो मोहन यादव उस दिशा में उस इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए एक बड़ा कदम है जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने उठाया है। सर मुलायम सिंह यादव, फिर लालू प्रसाद यादव और अब मोहन यादव, इन तीनों के बीच में आपको कोई समानताएं लगती हैं? क्या है, ग्रास रूट पॉलिटिशियन है इनमें, मतलब एक जो बेसिक उस तरह का, दोनों ही ग्रास रूट पॉलिटिशियन हैं। मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने से राजस्थान के जो भाजपा विधायक है बालकनाथ, वो कुछ उदास हैं, ऐसा क्यों है? वेरी इंटरेस्टिंग बात तो सही है। अभी अदिति बता रही थी कि कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में किसी को कह रहे थे, वहाँ पे शायद मोहन यादव को ही कह रहे थे, मिले होंगे वहाँ पे पार्लियामेंट में, मिल गए होंगे। वो कह रहे थे कि अगर आप नहीं बनते तो मैं राजस्थान मुख्यमंत्री बनता। अब आप वहाँ बन गए तो यादव मुख्यमंत्री का चांस खत्म हो गया राजस्थान में। तो राजस्थान में जब शुरू में मुख्यमंत्री का चयन हो रहा था तो एक नाम बालकनाथ का भी चला था उन दिनों, कई नाम चले थे, आपको ध्यान है। उसमें एक नाम ये भी चला था और उसमें कहा गया था कि भाई एक OBC देना है, लेकिन फिर OBC दूसरी स्टेट में दलित दे दिया आपने, वहाँ पे दे दिया, तो फिर वो उसकी आवश्यकता नहीं रही वहाँ पे जो है। तो उनके मन में कभी कभी हुक आती है कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। बालकनाथ अच्छे लोकप्रिय व्यक्ति हैं
और अब मंत्रिमंडल राष्ट्र का पुनर्गठन हो रहा है, शायद उसको उसमें लेंगे, उनका अपना प्रभाव है। आदित्यनाथ योगी के भी काफ़ी करीब हैं, एक साफ सुथरे पॉलिटिशियन हैं, लेकिन वो मन की बात उनके मन में रह गई। सर, क्या ईडी और सीबीआई की तरफ से लालू यादव, अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन पर जो कार्रवाई की जा रही है, क्या इन सब के बावजूद यादव और आदिवासी वोट इस चुनाव में बीजेपी को मिलेगा? तो ये थोड़ा जटिल सवाल है। अपेरेंटली तो ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए था। मतलब जब सरकार, यही सरकार भाजपा सरकार है, डायरेक्टली ईडी को कंट्रोल नहीं करती, उस तरह से मेरिट पे फैसले होते हैं, लेकिन माना यही जाता है कि पॉलिटिकल प्रेशर से फैसले होते हैं, ऐसा माना जाता है। एक परसेप्शन पब्लिक में एक धारणा बनी हुई है, उस हिसाब से नुकसान होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है कई दफ़े। एक तो जनता क्या है कि अब इंडिफरेंट हो गई है, थोड़ा सा वोटर इंडिफरेंट हो गया है। वोटर को लगता है करप्शन केसेज है, और केसेज क्या होता है, ईडी जो बनाती है ना, फुल प्रूफ केस होते हैं उसमें सारे। आपको टेलीफोन कॉल डिटेल होती है, व्हाट्सअप होती है, मतलब आप इनकार नहीं कर सकते, फेस टू फेस होता है सब जो है वहाँ पे। तो ईडी का इसीलिए 90% उनका प्रोसिक्यूशन रेट है, सक्सेस रेट है उनका जो है। तो जनता भी थोड़ा सा इंडिफरेंट हो गई है। फिर क्या आदिवासी पॉलिटिक्स भी अलग अलग है। आप देखिए, आदिवासियों में सोरेन को थोड़ा सा रिच आदिवासी माना जाता है। वो शिबू सोरेन वाली बात नहीं कि झोला उठा के जंगल में चल दिए जो है। अब एक आदिवासी मुख्यमंत्री आपने वहाँ छत्तीसगढ़ में दे दिया, आप देखिए। तो बैलेंस करते रहते हैं, अमित शाह स्ट्रैटेजी, जेपी नड्डा इनकी स्ट्रैटेजी चलती है। तो जो आप कह रहे हैं, तो सिद्धांत ऐसा लगता था कि पार्टी को, भाजपा को सत्ताधारी तक नुकसान होना चाहिए, लेकिन संभावना बहुत कम है। क्योंकि एक बड़ा कारण और है कि सारा चुनाव इसमें नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, रामलला के चेहरे पे, भगवान के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। इसमें व्यक्तिगत कैंडिडेट्स का उतना रोल नहीं जितना कभी हुआ करता था। सर, यूपी में यादव समाज क्या दो फाड़ हो रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या आपको लगता है इसका सीधा लाभ भाजपा को मिलने वाला है? ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ फेयर, जैसे कहते हैं पॉलिटिक्स में, वॉर के अंदर, दैट वे जो है। तो उन्होंने भी वहाँ एक गुट बन गए हैं, दो, एक गुट टूट के अलग से हो गया, भाजपा के साथ खड़ा हो गया है जो है। एक दिनेश यादव करके वहाँ मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र चार्ज है उनके पास हैं, वहाँ पे काफ़ी इफेक्टिव हैं। दूसरे अनुराग यादव हैं उनके साथ में, हरनाथ यादव थे, उनको राज्यसभा भेज दिया गया है। एक यदवंश करके हैं वहाँ पे। तो ग्रुप क्या 5, 7, 8 लोगों का ऐसा बन गया है जो कि मोहन यादव के साथ खड़ा होगा वहाँ। ये जब जाएंगे तो कोई रिसीव करने वाला तो होना चाहिए ना, और यादव में से को होना चाहिए। अभी जिस पिछली बार गए थे ज़्यादा लोग नहीं जुट पाए थे, क्योंकि पहले मैकेनिज्म ग्राउंड पे तैयारी नहीं है ना पूरी, तो ये लोग ग्राउंड पे तैयारी करेंगे। तो निश्चित तौर पे दो फाड़ हो रही है महासभा। अब कितनी स्पीड से होती है, कितने दिनों में होती है, इट इज़ टू बी सीन। और ऑफ कोर्स उसका बेनिफिट तो बीजेपी को मिलेगा ही। सर, जिन मोहन यादव का इतना ज़्यादा जिक्र हो रहा है, उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की इनसाइड स्टोरी क्या है? और दूसरा, एक बात ये भी है कि क्या ये सच है कि जेपी नड्डा ने खुद, और मध्य प्रदेश के दोनों प्रभारी, चाहे अश्विनी वैष्णव की बात हो, चाहे भूपेंद्र यादव की बात हो, तीनों लोगों ने पैरवी की थी उनके सीएम पद के लिए? देखो, आजकल इनसाइड स्टोरी मुख्यमंत्री बनने की तो एक ही है, आपकी जन्मपत्री और नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद, बस यही है इनसाइड स्टोरी। बाकी जितनी स्टोरीज हैं वो खाली गॉसिप के लिए हैं, अखबार में लिखने के लिए हैं, जिस शो में बैठ के डिस्कस करने के लिए हैं। तो वो स्टोरी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जिज्ञासा के लिए। बाकी तो फैसला यही है कि भाग्य जन्मपत्री में मुख्यमंत्री भाग्य से ही बनता है, और नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से बनता है। आज जो हालात हैं, अमित शाह की रणनीति से बनता है। वो कान में कहते हैं प्रधानमंत्री से कुछ, तो बात बन जाती है। वो मेरिट ऐसी देते हैं, कारण ऐसा बताते हैं चीज़ का जो है, तो काम हो जाता है। लेकिन अंतोगत्ता जो है मोहर नरेंद्र मोदी की लगती है, प्रधानमंत्री की लगती है, और उसके उस हिसाब से जो है। अब इनसाइड स्टोरी की बात आपने की है, तो मैंने सुना है भोपाल में थे मोहन यादव, विधायक दल का चयन नहीं हुआ था, नेता का जो है। तो एक फ़ोन आया नड्डा जी का कि आइए, तो वो जा रहे थे उज्जैन अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी में, भोपाल से कार से। तो भाई रोड वापस आ गए, रात को 9 बजे की फ़्लाइट पकड़ी, यहाँ पहुँच गए। तो शशि भाई रात 11 बजे जो है नड्डा जी ने बुला लिया, 15-20 मिनट उनसे बात हुई। तो कुछ बात होगी सारी जो भी कन्वे करते हैं। क्योंकि एक तो बात आजकल है ही ना जेपी नड्डा के बारे में कि हिज पर्सनैलिटी एंड पावर एंड जिसे कहना चाहिए रुतबा और जो कद है वो बढ़ रहा है लगातार जो है। तो प्राइम मिनिस्टर उनको लगातार इन्वॉल्व कर रहे हैं, अमित शाह लगातार उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं प्रोसेस में। और ये तो तय हो ही गया है कि जो भी इंपॉर्टेंट फैसला होता है, कम्युनिकेशन आजकल ज़्यादातर फॉर्मली नड्डा जी की तरफ से होता है। हो सकता है पहले अमित शाह प्रधानमंत्री डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन एक फॉर्मल का एक होता है, गरिमा होती है बात की, तो नड्डा जी के थ्रू होता है जो है। तो वो उनको कन्वे हो गया इस तरह से। उसके बाद में फिर बैठकें हुई 4 इसके बारे में अलग अलग लेवल पे जो है। ऐसा सुना जाता है जो आपने कहा ना कि भूपेंद्र यादव और वैष्णव जी और नड्डा का रोल तो था ही। और संयोग की बात है कि इसमें 2 मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के भजनलाल शर्मा और ये मोहन यादव, ये संयोग से पॉलिटिकल कैरियर में नड्डा जी के बहुत करीब रहे हैं। जेपी नड्डा के चांस होता है जो है, उनका ज़्यादा काम वहाँ पड़ा होगा, कैरियर में संगठन में आए होंगे, गए होंगे, तो निकटता बनती है व्यक्ति की जो है। तो उसके बाद में फिर ये फैसला हुआ। अब उसमें कहा जाता है कि भूपेंद्र यादव, तो देखिए भूपेंद्र यादव तो क्या है कि
मास्टरमाइंड आर्किटेक्ट हैं बीजेपी की, जो पॉलिटिक्स है, गणना है। अमित शाह के नीचे उनकी ट्रेनिंग हुई है, तो वो बहुत आगे निकल गए हैं उस ट्रेनिंग के अंदर, जो थिंक टैंक हो गए हैं पार्टी के अंदर जिसे कहते हैं। और कभी उनके लोग ये भी सोचते थे कि एक यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो भूपेंद्र यादव ही बन जाएंगे, क्या बुरा है, हरियाणा में बन जाएँ, कभी राजस्थान में बन जाएँ, लेकिन नहीं हुआ जो है। और वैसे वो लो प्रोफाइल हैं, तो अब वो क्या है कि उन्होंने जो गुणा भाग बनाया और प्रभारी थे मध्य प्रदेश के, और फिर मन में थोड़ा बहुत तो देखो इंसान है, वीकनेस थोड़ी आ ही जाती है, कास्ट फैक्टर थोड़ा बहुत आ ही जाता है दिमाग में, यादव यादव एक होता है, हम ह्यूमन बीइंग इंडिया में रहते हैं, देखो उसमें कोई ज़्यादा कहने सुनने की बात नहीं है। तो कुल मिला क्या हुआ, मेरे हिसाब से काफ़ी डिसाइसिव रोल जो है, जो रिपोर्ट है वो भूपेंद्र इनकी यादव की, भूपेंद्र यादव की रहेगा, ये जेंटलमैन गाय, उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा ठीक है अभी गो हैड। उनका ध्यान ऑलरेडी डेवलपमेंट में, बड़ी बड़ी स्कीम्स में, कंट्री प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ है। वो इससे राजनीति में ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई दिलचस्पी लेते होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का आदेश है, जाना तो जाना पड़ता है वहाँ आपको साथ जो है। तो बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि ये जो फैसला है ये तो एक बार वहाँ ऊपर हो गया मोदी और शाह के लेवल पे, फिर इसको थोड़ा सा करते हैं धीरे धीरे छान के जो है। तो उस सब प्रोसेस में सारे लोग इन्वॉल्व थे, और इस तरह से मोहन यादव का भाग्य था, जो कहना चाहिए, कुर्सी पे बैठना था, नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद था, बैठ गए, मुख्यमंत्री बन गए। ये इनसाइड स्टोरी है। सर, मोहन यादव के बारे में कहा जाता है कि वो ज़मीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं, और अभी आप सिंहस्थ कुंभ की जो ज़मीनों को लेकर उन पर कुछ विवाद हुआ है और उन पर आरोप भी लगे हैं। अब कहते थे ना, जर जोरू ज़मीन, पुरानी कहावत थी ये। तो ये सब ऐसे हैं जिनके निकट होता है आदमी। हर पॉलिटिशियन कौन ऐसा है इसने प्लॉट नहीं लिया, इक्का दुक्का हो छोड़ के, अश्विनी वैष्णव ने प्लॉट नहीं लिया होगा, कोई जिन्होंने मान ली उदाहरण के तौर पे, इक्का दुक्का लोग होंगे ऐसे। ज़मीन खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, चेक से पेमेंट करते हैं, चेक से आते जाते हैं, लेकिन क्या ना, लूज तो करने वाले लोग तो हैं। तो ज़मीनों का कारोबार करना भी धंधा भी तो है ना, एक नंबर का काम है। अब कितनी रियल एस्टेट कंपनियां देश में आप देखते हैं काम कर रही है ना, सारे लोग गड़बड़ थोड़ी कर रहे हैं, 2 नंबर का धंधा थोड़ी कर रहे हैं, आदिवासी ज़मीन पे कब्जा थोड़ी कर रहे हैं जा करके, या ज़मीन के बदले में कोई नौकरी थोड़ी ले रहे हैं, दैट वे जो है। तो वो ज़मीन के कारोबार में थोड़ा रहा होंगे, उनका फेयर काम। और मान के चलिए यहाँ पे क्या, पहले 360 डिग्री करते हैं भाजपा वाले, प्रधानमंत्री अमित शाह। तो मुख्यमंत्री बनाया तो बहुत सोच समझ के सारी छानबीन करके बनाया होगा, लेकिन आलोचक तो होते हैं ना, ज़मीन का काम थोड़ा बहुत करते रहेंगे, पहले प्रॉपर्टीज़ जुड़ा हुआ, तो किसी ने कह दिया ज़मीन के कारोबार में अनियमितता है। और जो सिंहस्थ की बात हो रही है, कोई इस समय कोई रिस्क ले ले चीफ मिनिस्ट्री का और ज़मीन के काम में लग जाए, मुझे नहीं लगता ऐसा। पुरानी बातें हैं, आलोचक ने किसी ने कही होंगे, और छोटा मोटा होगा तो वो खुद सावधान हो गए होंगे कि भाई 5 साल तो ज़मीन का कुछ नहीं करना, फिर देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट्स ऑल। सर, मोहन यादव आमतौर पर विवादास्पद स्टेटमेंट देते रहे हैं, क्या ये सिलसिला उनके सीएम बनने के बाद भी जारी रहेगा? अब देखो, मेरी माँ कहती थी आते सिर के साथ जाती हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने आप को सुधारने की, आते हर आदमी में कमियाँ होती हैं, तो उम्मीद तो करनी चाहिए उनके बारे में। जैसे मैं उम्मीद करता हूँ मैं अब गलती नहीं करूँगा, ऐसे विवादास्पद बयान नहीं दूँगा, उम्मीद करनी चाहिए। अब बयान 2-3 दे दिए, एक सीता माता के बारे में कोई बात आ गई थी, कुछ लोगों ने मुद्दा उठा दिया, सेंसिटिव मुद्दा था, हमने कहा छोड़ो यार इसको, आगे चलो, आगे बढ़ो, क्षमा करो, आगे बढ़ो जो है। फिर दूसरा मुद्दा ये था, एक इसी तरह का बयान था स्वर्ण जाति के बारे में, उन्होंने कहा था कि इसको विदेशी एजेंसियां फंडिंग करती हैं, स्वर्ण आंदोलन को, और वैली कौन सी आपकी, वहाँ से पैसा आता करता। बाद में उन्होंने कहा मेरे व्यक्तिगत विचार हैं ये। तीसरी बात उन्होंने कही, वो लॉजिकल बात थी लेकिन विवाद हुआ उससे। उन्होंने कहा अभी हम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आजकल क्या हो गया, सब लोग अपना गाना बनाने लग गए हैं, राज्य गान कहते हैं उसको, ये राजस्थान का गीत है, मध्य प्रदेश का गीत, यहाँ का गीत है। तो एक वो बजा तो खड़े नहीं हुए वो, तो लोगों ने कहा सब खड़े नहीं, उन्होंने कहा मैं राष्ट्रगान पे खड़ा हूँगा, राज्य गान पे नहीं। राज्य गान तो कितने ही लोग बना लेते हैं, आजकल फैशन हो गया है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, चैनल, हर कोई अपना गान बना लेता है राज्य का जो है। इतनी सी बात थी। तो लोगों ने कहा आपने शिवराज सिंह के फैसले को बदल दिया। उन्होंने कहा भाई उनका फैसला था, मैंने बदला नहीं, मैंने थोड़ा सा सुधार किया अपने हिसाब से, दैट्स ऑल। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें आती हैं, कोई ख़ास बात नहीं। कुर्सी सिखाती है, कोई बयान नहीं देंगे ऐसा। सर, मोहन यादव के बेटे की शादी हुई अभी पुष्कर में, और काफ़ी सादगी से हुई। हाँ, तो इस बारे में कुछ ये कहना पड़ेगा, ऐसी शादी जेपी नड्डा के परिवार में हुई थी पुष्कर के अंदर जो है। पुष्कर देश का नई वेडिंग कैपिटल है, और अब तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं शादी करो। तो पुष्कर में और अभी शादी में कारोबार बढ़ेगा। शादी बहुत सिंपल थी, वहाँ का रिपोर्टर आया था, उसने बताया मुझे, ये लगता ही नहीं था कि मुख्यमंत्री के बेटे की शादी है क्या है। फिर वो लोग महाकाल चले गए दर्शन करने, दैट वे जो है। और वैसे भी क्या है, मोहन यादव गरीब परिवार से हैं, ग्रास रूट फैमिली से हैं, गाँव से हैं,
मैंने कहीं पढ़ा था कि उनके बचपन में स्कूल जाने के फीस के पैसे नहीं थे, टीचर ने पढ़ाया किया, पिताजी एक मिल में नौकरी करते थे। अब इंडिया में तो है ना, गोदड़ी के लाल भरे पड़े हैं हर गांव में, हर सड़क, हर चौराहे पे। बस मौका मिलना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मोहन यादव को अपॉर्चुनिटी मिली तो मुख्यमंत्री बन गए। तो सही है कि शादी बहुत सादगी से थी और कोई उसको लेके कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। सर, क्या ये सच है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का चेहरा है मोहन यादव? हैं, अच्छा काम किया उन्होंने। वो हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे शिवराज सिंह मंत्रिमंडल में जो है, और ये जब धर्मेंद्र प्रधान ने पॉलिसी लागू करी, प्रधानमंत्री ने लागू की उनके मार्फत, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, तो उसमें एमपी में बहुत अच्छा काम हुआ उस पॉलिसी को लेकर के। तो इसलिए धारणा चली थी कि ये उस नीति का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक चेहरा है मोहन यादव। मुख्यमंत्री नहीं थे वो, अब मुख्यमंत्री हैं। अब आगे देखना होगा कि उस नीति को एज ए चीफ मिनिस्टर कितना आगे बढ़ाते हैं और कैसे आगे बढ़ाते हैं। सर, मध्य प्रदेश पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव को कहा कि वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। क्या है इसके मायने? अब ये तो पॉपुलर आजकल एक फ्रेज़ है, जिसे कहते हैं एक व्यंग है। राजस्थान में भी यही हुआ था भाई। आजकल क्या है कि विधायक दल की बैठक होती है, आजकल क्या बरसों से चली आ रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। विधायक दल की बैठक होती है, आला कमान की पर्ची आती है, एक आदमी इंचार्ज होता है, खोलता है नाम, सब उसको समर्थन करते हैं। सीनियर मोस्ट आदमी होता है, वो उसको प्रपोज करता है, दूसरा समर्थन देता है, मुख्यमंत्री बन जाता है। तो राजस्थान में ऐसे हुआ था और इनका भी ऐसे हुआ होगा निश्चित तौर पे। मान के चलिए विधायक दल की बैठक में पर्ची होगा। इसलिए एक व्यंग है कांग्रेस का भाजपा मुख्यमंत्रियों की चयन प्रणाली पे। दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं मोहन सरकार को 60 दिन के कार्यकाल को उसको देखें तो अयोध्या विजिट के अलावा कुछ बड़ा उपलब्धि दिख नहीं रही, और कई लोगों का कहना है कि नॉन फंक्शनल गवर्नमेंट हो गई। इस पर आपका आकलन क्या है? ये तो क्या है कि आम धारणा सी हो गई आजकल के बारे में कि सरकारें तो सब एक जैसी होती है, मोर और लेस। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, इमेज का फ़र्क होता है, थोड़ा सा डिलीवरी का फ़र्क होता है, बाकी तो बाय एंड लार्ज एक जैसी चलती हैं। तो एक धारणा बन गई इस तरह की, वो टूर में काफ़ी रहे और दूसरे कामों में लगे रहे, तो एक धारणा ऐसी बनी इस तरह की कि सरकार, गवर्नमेंट आपकी नॉन फंक्शनल है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मतलब चीफ मिनिस्टर तो फंक्शनल है, सरकार उनकी है ना, हो सकता है उतनी फंक्शनल नहीं हो जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बहुत ठोस ऐसे कारण नहीं है जिसके आधार पर इस निष्कर्ष पे पहुंचा जा सके द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड, और अयोध्या के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी ऐसा नहीं, इट विल बी ए बिट अर्ली टू कंक्लूड लाइक दिस। तो सर, आखिर कैसी रही इन 60 दिनों की, पहले 60 दिन की अगर हम यात्रा की बात करें मोहन कैबिनेट की, गुड गवर्नेंस, और अगर बात करें हम रिजल्ट ओरिएंटेशन की? वही जो अखिलेश ने सवाल किया उसी के सप्लीमेंट्री अब बात आगे बढ़ाते हुए है ये सवाल, और इसका उत्तर भी है कि सरकार ने अच्छा काम किया है। सबसे पहले तो मोदी की जो गारंटीज़ हैं, 40 गारंटीज, उन पर बहुत तेज़ी से वहाँ पे काम हो रहा है। दूसरा बड़ा काम यह है कि ERCP जो 3 नदियों को जोड़ने का था, काली, सिंध और पार्वती, इनको जो जोड़ा गया। अटल जी का सपना था कि नदियों को जोड़ेंगे, देश में पानी का उपयोग करेंगे, उसकी शुरुआत हो गई है। 20 साल से ये योजना पेंडिंग थी। 3 राज्य प्रभावित होते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। अब नरेंद्र मोदी की निगाह पड़ी इस बार, तीनों में भाजपा सरकारें भी थी, अच्छा परस्यू किया लोगों ने। गजेंद्र सिंह शेखावत एक पॉपुलर मिनिस्टर हैं इसके, उनको इस काम में लगाया गया जो है। और मैंने ये भी सुना इसके अंदर है कि राजस्थान जब मुख्यमंत्री के चयन की बात हो रही थी तो एक कारण उनके नाम की काफ़ी चर्चा थी इनके बनने से पहले, और दिया कुमारी का नाम, उनका नाम चला करता था। तो एक कारण ये भी कहा गया, किसी ने कहा कि भी प्रधानमंत्री जी ऐसा महसूस करते हैं कि यहाँ आवश्यकता दिल्ली में ज़्यादा है, राजस्थान जाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रीय नल योजना है, ये जो इससे हट के मैं बात कह रहा हूँ, थोड़ा पानी का विभाग है ये भी, और वो पानी का विभाग है जो है, तो अद्भुत है। क्यों पानी का क्राइसिस देखा आपने, कल था बेंगलोर में, स्कूल बंद हो गए, पानी नहीं मिल रहा वहाँ पे। तो मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है हर घर में एक नल पानी के हिसाब से। उसी का दूसरा हिस्सा ये है कि नदियों को जोड़ना है, तो इस काम को कर रहे हैं। 78,000 करोड़ की योजना है, 35,000 करोड़ वहाँ से जुड़ते हैं आपके MP से, 37,000 करोड़ पर राजस्थान से जुड़ते हैं। 13 जिले राजस्थान के हैं, 8-9 जिले यहाँ प्रभावित होते हैं। अब लाखों हेक्टेयर में फसलें लहलहाएंगी। तो एक बहुत बड़ा काम था जो नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुला के इन सबको MOU करा के उसको एग्जीक्यूट कर दिया। फिर 11,000 करोड़ रुपये का इरीगेशन प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिए मोहन यादव ने पूरे, उसके लिए जो है। और फिर आप देखिए तो 15 आपके नेशनल हाईवेज़ जो हैं वो सैंक्शन हो रहे हैं। गडकरी जी आए थे, कर गए हैं सैंक्शन वहाँ पे। फिर 800 करोड़ का उन्होंने ये एक सैंक्शन कर दिया आपका इंदौर उज्जैन, ये बन जाएगा अगर हाईवे, तो फिर बम्बई जाना आसान हो जाएगा आपको वहाँ से जो है। फिर 10 घंटे किसानों की बिजली, कितनी बड़ी बात है, ये हो गया वहाँ पे जो है। फिर ग्वालियर में एयरपोर्ट टर्मिनल एक नया बन रहा है, 16 महीने में बन के खड़ा हो गया, दैट वे जो है। फिर सरकार की और बहुत सारी योजनाएं हैं आप देख रहे हैं जो है। तो ऐसा नहीं सरकार गति से काम कर रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सरकार का प्रचार तंत्र ऐसा होता है या सरकार का सिस्टम ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं होता है कि सरकार जो करती है ना
वो दिख नहीं पाता लोगों को। और मैं 25 साल से सुन रहा हूँ, 30 साल से नौकरी में भी सुनता था, हर मुख्यमंत्री कहता था कि काम तो बहुत हो रहा है, दिखता नहीं है। तो ये एक ट्रेडिशनल एक है, तो वहाँ भी यही हो रहा है एमपी के अंदर कि काम तो हो रहा है, दिख नहीं रहा है। और एक कारण ये कि सरकार का प्रचार तंत्र थोड़ा सा कमज़ोर है उसमें। बाकी सरकार अच्छा काम कर रही है, गुड गवर्नेंस आप जैसे कह सकते हैं। और एक बात और होती है चीफ मिनिस्टर में कि संवेदनशील होना चाहिए नागरिकों के प्रति, वो संवेदनशील है। एक कलेक्टर हड़ताल चल रही थी वहाँ पे ट्रक वालों की, एक कलेक्टर ने जा थप्पड़ लगा दिया होगा ड्राइवर के, ऐसे मौके पे बहस हो जाती है, आम तौर पर हो जाता है। सीएम ने एक्शन लिया तुरंत उस पर जो है। एक दूसरा एसडीएम था, उसने एक महिला से कहा भी फीते वीते बांध दो, जूते खुल गया होगा कह देते हैं लोग, कर्मचारी थी, उसको बड़ा सीरियसली लिया उन्होंने जो है। तीसरा फिर एक और एसडीएम का ऐसा कोई किस्सा था, वो थप्पड़ लगा दिया था किसी के जो है, उसमें बड़ा किस्सा लिया। तो वहाँ इमेज ऐसी बन गई है भी कोई ऐसी घटना हो तो मुख्यमंत्री को फ़ोन करो, रिपोर्ट करो, एक्शन होगा। तो ये संवेदनशील व्यक्तित्व उनका जो है ना, ये तो सामने आया है वहाँ पर, अच्छी बात है। सर, सभी के जहन में एक सवाल है कि शिवराज सरकार की जो पुरानी योजनाएं, क्या मोहन आगे जारी रखेंगे इनको? अब तो ऐसा ही लग रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो लाडली योजना को लेके हो रहा था, लाडली बहना योजना को लेके जारी हो गई जो है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी अभी कोई बड़ा परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं है। हो सकता, अभी तो लोकसभा का चुनाव सामने है, ये मौका भी नहीं है देखने का, रिव्यू करने का जो है। आगे जाके चुनाव के बाद अगर उनको लगा उसके अंदर की, मान लीजिए 18 योजनाएं चल रही हैं वहाँ पे, और 3-4 योजनाएं ऐसी हैं जिनके प्रोडक्टिविटी कम है, जिनका एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं है, फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है, हो सकता है 2-4 योजनाएं ड्रॉप हो जाएं। लेकिन एज इफ़ नाउ जिसे कहते हैं, तो कोई योजना अभी नहीं लगता। वही भाजपा सरकार थी, ये भाजपा सरकार है, कोई ड्रॉप करे ऐसा लगता नहीं है। सर, तो शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव की आप कार्यशैली में बेसिक डिफरेंस क्या देखते हैं, फंडामेंटल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो? डिफरेंस ये है कि शिवराज चौहान बहुत विनम्र और एक बेचारा की इमेज वाले मुख्यमंत्री थे। हर कोई इसे देखता था भी क्या विनम्र ऐसे ही रहते थे हर समय जो है, और ट्रैवल बहुत करते थे, जनता से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते थे। दैट वे जो है विनम्र तो मैंने कहा आपसे थे ही जो है। तो इनका क्या है कि अभी परीक्षा होनी है, उस हिसाब से अभी तक जो सामने आया है तो प्रशासक के रूप में तो सही चल रहा है और पॉलिटिकली सही चल रहा है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के साथ कैसा व्यवहार है, आम आदमी कैसा, और ट्रैवल कितना करते हैं, जनता बीच कितना जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान का तो मैं देखता था कि शायद एक ऐसा जिसे कहते हैं हिंदी में भूत सवार रहता था कि रोज़ एक जगह जाना मुझे, तो रोज़ उठते पहला काम ही होता था कि 100 लोग खड़े हैं, इनसे मिल के पहला काम ये करो, चलो ट्रैवल पे चलो, दिशा है नहीं है वो बाद में तय कर लेंगे, चलो लेकिन ट्रैवल पे जाना है जो है। ट्रैवल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन था उनका, जन सुनवाई कहते हैं जिसको अपन, तो इनको देखना है। तो बेसिकली अब ऐसा कोई नहीं कहा जा सकता अभी शिवराज सिंह चौहान का ऐसा बेटर था और इनका वो नहीं है जो एक तरह से जो है। लेकिन हाँ, मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि वो काम में गुथे हुए थे, 18 साल से चीफ मिनिस्टर थे, इनको समय लगेगा। और मैंने कहा कुर्सी सिखाती है जो है। बाकी बाय एंड लार्ज हम ये नहीं कह सकते कि कहीं ये शिवराज सिंह से पीछे हैं कहीं। आज के जो सीएम हैं डॉक्टर मोहन यादव, आज तो वो सीएम है, लेकिन एक समय ऐसा भी था क्या सर कि जब उनका टिकट कट गया था पार्टी से, बीजेपी से? वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप तो भोपाल में रहते हो, वो सब पता रहता है जो है। तो 20 साल पहले ऐसे हुआ था, उज्जैन से लड़ना चाहते थे, पार्टी ने टिकट दे दिया। अब जो दूसरे थे सिटिंग एमएलए जो है, तो वो ज़माना था, चलती थी लोगों की। अब आज का ज़माना तो था नहीं कि अमित शाह ने कह दिया तो फाइनल होगा भाई, उससे ऐसा फाइनल नहीं होता था। तो उन्होंने कह दिया साहब ये तो गलत है ये, तो विरोध इतना ज़्यादा बढ़ा कि पार्टी को पीछे हटना पड़ा, टिकट वापस लेना पड़ा, इनका टिकट काटना पड़ा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे और 2013 में जाके टिकट भी मिला, दक्षिण उज्जैन से चुनाव भी जीत के आज मुख्यमंत्री बन गए हैं ये। तो सबसे इसका मैसेज एक ही है, घटना सत्य है, टिकट कटा था, मुख्यमंत्री है, इसका मैसेज एक ही है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कम वोट में। सर, हाल ही में एक इंटरव्यू में मोहन यादव ने कहा था कि बीजेपी में किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तो इस बयान के पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा? इसका बैकग्राउंड थोड़ी सी मन की पीड़ा है, हल्का सा, कि लोग मुझे क्यों स्वीकार नहीं करते। कभी कभी सीनियर लोग ऐसी टिप्पणी कर देते हैं नए आए हैं तो नए हैं, भाई नए क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई थोपा नहीं जा सकता, आलाकमान का फैसला, सभी से स्वीकार करो, अपना अपना काम करो, आगे बढ़ो जो है। तो उन्होंने कहा कि जो उमा जी को बनाया था तो वो भी नई थी, नौजवान थी, उनसे ज़्यादा सीनियर लोग अवेलेबल थे, लेकिन पार्टी आलाकमान ने बनाया। क्यों बनाया? कि नया नेतृत्व तो लाना था, इसलिए बनाया। शिवराज सिंह का भी ऐसे हुआ। तो जब इनको बनाया तो स्वीकार करो ना इसको, जिसे कहते हैं। तो बस मन की भावना रही होगी कि कोई आलाकमान पे कोई थोपा नहीं जा सकता, आलाकमान डिसाइड करता है, उसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो।
सर, मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें जीतने का मोहन यादव का या जो प्रदेश बीजेपी है उसका प्लान क्या है? और दूसरा, क्या ये चुनाव भी मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा? बिल्कुल मोदी के चेहरे पे लड़ा जाएगा चुनाव। और मैंने आपसे कहा ना, किसी का कोई प्लान नहीं है। सारे मुख्यमंत्री भाजपा के गंगा नहा चुके हैं इस बार, जहाँ तक लोकसभा चुनाव का प्रश्न है। किसी को कुछ नहीं करना है। मोदी जी की मूर्ति, मोदी जी का ऑडियो, मोदी जी का वीडियो लेके चलना है, साथ में रामलला की मूर्ति लेके चलना है भगवान की, आपका काम हो गया बस। मोदी जी इतने बड़े हो गए हैं, उनका नाम, उनका ब्रांड कहना चाहिए इतना बड़ा हो गया है कि एमएलए एमपी का चुनाव जीतना तो मामूली बात हो गई है एक तरह से। न तो लोकल मुद्दे मैटर करेंगे, ना घोषणा पत्र मैटर करेगा, बस वो आपके साथ हैं तो करेंगे। और ये आपने सही कहा है, देश के सारे चुनाव जो है ना मोदी जी के नाम पे लड़े जा रहे हैं। अब तो ये कि पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक, मतलब पार्लियामेंट तक के चुनाव जो है वो लड़े जाएंगे, वहाँ भी ऐसे इस तरह से होगा। और आप मोदी देखिए ना कैसे गेम चेंजर बनते हैं। आप ये देखिए एक तरह से कितनी यात्राएँ करते हैं, कितना क्या करते हैं ये। तो ये फैक्ट है कि ये चुनाव उनके नाम पे लड़ा जाएगा और जीत रही है पार्टी। सर अगर इसी में जोड़ दें, नारा दिया प्रधानमंत्री जी ने, क्या वो नारा हिट होगा इस चुनाव में भी? पूरा देश और पूरी पार्टी मेरा परिवार, क्या लगता है आपको? हिट है, उनको वरदान है ये नीति का, ईश्वर का जो है। वो जो नारा देते हैं हिट हो जाता है। उनके एक एक शब्द के लोग पीछे पागल हो जाते हैं, उसको गाते रहते हैं, गीत बना लेते हैं, उसका कुछ और कर लेते हैं। अब आप देखिए मेरा परिवार और एग्जीक्यूशन देखिए, और एक आदमी का प्रभाव देखिए, नैतिक प्रभाव, मॉरल इन्फ्लुएंस। मैं इसको टेरर नहीं कहूँगा, मॉरल इन्फ्लुएंस कहूँगा। कैसा है देखिए, जैसे नारा दिया उन्होंने, 15 मिनट के अंदर अमित शाह का, जेपी नड्डा का चेंज हो गया। वो मोदी का परिवार, संसार में इतना अनुशासन किसी पार्टी में नहीं देखा मैंने आज तक। तो बिल्कुल नारा कामयाब होगा। तो वो जो बात कह दी थी लालू यादव ने, मैंने कहा ना, ये रूथलेसली उसको छीन लेते हैं। हिंदी में कहा जाए तो निर्दयतापूर्वक नरेंद्र मोदी विपक्ष का छीन लेते हैं, अपने पक्ष में कर लेते हैं उसको जो है। तो कर लिया उन्होंने, तो पॉपुलर है। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि आप इससे सवाल पूछ रहे हैं, तो इट इज़ सक्सेस कि हम और आप उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं देश में बैठ के। तो इट विल बी ए गेनफुल एक्सरसाइज फॉर द पार्टी। सर, अगर साउथ की बात करें तो क्या साउथ में भी सुपर हिट होगा मोदी ब्रांड? क्या वहाँ पर भी मोदी एक गेम चेंजर बनेंगे? देखो, तो लगभग तो उसकी पृष्ठभूमि बन चुकी है, परिणाम आना बाकी है देखा जाए तो। अभी तो साउथ में क्या कुल 131-130 सीटें हैं। आज की तारीख में 29 हैं इनके पास में, 25 कर्नाटक की हैं, 4 तेलंगाना की हैं। एक वो अंडमान वार है, उसको काउंट नहीं करते साउथ के अंदर, अपन इसे मानते हैं। अभी सर्वे किया इंडिया टीवी ने जो है, उसने कहा 35 के आसपास सीटें आ सकती हैं कुल मिला के। इसका मतलब कि सीटें बढ़ रही हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिशः मानना ऐसा है कि पिछले दिनों रामलला अभियान के बाद में, मंदिर के श्री गणेश के बाद में, मोदी जी जिस ढंग से साउथ में गए और मंदिरों में जिस ढंग से माथा टेका और जिस ढंग से वहाँ के ब्रांड बने, और अभी जब गए थे तमिलनाडु वगैरह में तो 80-80 हज़ार, 1-1 लाख लोगों की भीड़ जिस तरह देखने आई, तो मुझे लगता है कि पासा पलटने वाला है साउथ के अंदर। कुछ भी हो सकता है। खुद मोदी जी ये कह रहे हैं कि डबल फिगर में होगा। मैं कहता हूँ कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। जनता का जब मूड बदलता है तो बदल जाता है। फिर ये होता है कि कुर्सी छोड़ोगे जनता आती है, दैट वे जो है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि वो ब्रांड हैं, वहाँ के ब्रांड बन चुके हैं, इसका प्रभाव दिखाई देगा। हालांकि उनको जल्दी नहीं है, वो 10 साल की राजनीति कर रहे हैं वहाँ बैठ के, लेकिन ये इसमें टेस्टिंग टाइम्स हैं। क्यों आज जो नरेंद्र मोदी का जो आभा मंडल है, ये पता नहीं फिर कब होगा इतना, इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन आज तो इतना बड़ा आभा मंडल है, उसके सामने दक्षिण चुनाव कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आई एम कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड, लेकिन लगता है कोई चमत्कार हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बात लगातार पॉपुलर है, ना रुकते हैं ना थकते हैं मोदी। इस कॉन्सेप्ट को कैसे देख रहे हैं सर आप? एक उसमें और है, न रुकते हैं, न थकते हैं, न झुकते हैं, ये भी उसके साथ साथ में है। उसका मतलब ये कि अद्भुत है। मैं तो खुद एज एन स्टूडेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ कि फाइलें कब निपटाते होंगे बताओ। रोज़ 4-5 तो फंक्शन होते हैं, 1-1 घंटे का उसमें भाषण होता है, फिर नई रचना होती है, फिर नए नारे बनते हैं, फिर वीडियो बनते हैं, वो देखते होंगे उसको। जनता का इतना समर्थन आता है जगह जगह से, इतनी सभाएं होती हैं। फिर रात को मुझे लगता है 3-4 बजे सोते होंगे। और कह भी दिया उन्होंने, मेरे को नींद नहीं आने की वो है, एक तरह से शिकायत है, मैं अनुशासनहीन हूँ नींद के मामले में, नींद कम आती है, काम के कारण से नींद कम आती है। समझता हूँ 3-4 घंटे सोते होंगे, इसलिए धारणा बनी है। अभी देखिए 10 राज्यों में 12 दिन के लिए दौरे पे जो है, 10 दिन में 12 राज्य जो है आप देखिए वो करने जा रहे हैं, हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करेंगे। तो वाकई है ना, इन सब बातों को लेके जो मैं कहने जा रहा हूँ, आप कह सकते हैं कि चाटुकारिता है, लेकिन ये सत्य है। और वो सत्य क्या है कि भारत की धरती पे एक चमत्कार है नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है, अनबिलीवेबल। पता नहीं कैसे काम करते हैं, कैसा उनका पीएमओ काम करता है, कैसे वो करते हैं। वो थकते ही नहीं है, रुकते ही नहीं है। पीएमओ में इतना काम होता है फाइलों का, आप सोच नहीं सकते, इतने डिसीजंस होते हैं।
वो कब होते हैं, कब साइन होते हैं, साइन तो करने पड़ेंगे आपको जो है, वो कब होते होंगे, और कितना उसके अलावा फिर पार्टी की स्ट्रैटेजी, मुख्यमंत्रियों को फिर ये स्कूल के बच्चों के साथ बैठना, भाषण करना, फिर अभिभावक की तरह देश को ट्रीट करना, और फिर कोई प्रतिभा छिपी हो तो उसको पद्मश्री दिलाना, फिर मन की बात का वो देखना, अद्भुत, ईश्वर की देन है। और सर 7 मार्च को पीएम मोदी ने श्रीनगर की यात्रा की और वहाँ पर पब्लिक का ज़बरदस्त रिस्पांस मिला, इसे आप कैसे देखते हैं? उनके लिए बहुत ये गदगद होने का क्षण था जब उन्होंने किया। देखिए कितने साल हो गए हैं, उसके बाद पहली बार वहाँ पे गए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए उनको सुनने करने, तो मतलब ये है कि उसका सीधा सा ये है कि पीपल ऑफ श्रीनगर, पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर हैव एंडोर्स्ड मोदीज डिसीजन टू स्क्रैप 370 एंड टू डिवाइड स्टेट इनटू 2 पार्ट्स, जो है यही है, उसमें जनता की मोहर है। ये जो कल गए थे वहाँ पे जो है, तो बहुत अच्छा है उनके लिए, शुरुआत है ये, एक तरह से मनोबल बनता है इससे, और अच्छा लगता है व्यक्ति को जो है। हालांकि नरेंद्र मोदी का मनोबल तो हमेशा अप रहता है, पर फिर भी इंसान है, आदमी की एक यात्रा श्रीनगर में इतनी अच्छी हुई तो मन कहता चलो अब दूसरी जगह चलो, उसी के अंदर उधमपुर चलो, उधमपुर तो खैर जम्मू की साइड में, कहीं और इसके अंदर वैली के अंदर कहीं और चलो। तो आने वाले दिनों में मैं रूल आउट नहीं करता कि वैली में नरेंद्र मोदी की और यात्राएं, घाटी में नरेंद्र मोदी की और यात्राएं, प्रधानमंत्री और यात्राएं हो सकती हैं। सर लगातार प्रधानमंत्री मोदी इतनी सारी पहल कर रहे हैं, इनमें एक और नई पहल है डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग, इसे कैसे देखते हैं आप? ये अच्छा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड का ऐसा करिए वैसा करिए, निकाल के बताइए करिए, मैं कहता हूँ आवश्यकता ही कहाँ पड़े राजनीतिक दलों को पैसा मांगने करने की, जनता दे ना, विदेशों में होता है ना, जनता चेक से पैसा डालती है। नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है, उन्होंने कहा मैं 2000 रुपये डाल रहा हूँ, अब आप डालो, आप 100 रुपये डालो, कल मैं 200 रुपये डालता हूँ कल को किसी पार्टी के लिए, मैं नहीं कहता मोदी को डालो, जो आपको अच्छा लगे उसको डालो, जो है ये। तो ये जो ट्रेंड है, ये जो स्टार्ट है, ये अगर पिकअप कर जाता है तो हर पॉलिटिकल पार्टी का चंदा जो है मैक्सिमम पार्ट जनता से आएगा, और वो एक तरह से परीक्षण हो जाएगा, एक तरह से सर्वे भी हो जाएगा कि जनता कितना चाह रही है आपको, परिणाम आपका चुनाव में क्या आने वाला है, एक तरह से इलेक्शन सर्वे जो हम करते हैं वो हो जाएगा। एक अच्छा प्रयास है, भारत के संदर्भ में एक अच्छी शुरुआत है, और इससे पॉलिटिकल पार्टियां और सरकार आरोपों से बच सकेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, इसी तरीके से प्रधानमंत्री की एक और पहल वेड इन इंडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, वो तो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने एक ट्वीट देखा तो उन्होंने कहा मेरा मिशन है वेड इन इंडिया, शादियों के लिए जाने की, विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, अब हिंदुस्तान में शादी करो। क्या बात है। और इसका जो उदाहरण है वो मुकेश अंबानी परिवार ने दिया है, रिलायंस ने दिया। देखिए रिसेंटली कितनी बड़ी शादी थी, 20 तो गांव के लोग थे, 20 गांवों की जनता को खाना खिलाया, आसपास के सब लोग जो रहते हैं। और रिलायंस की परंपरा है सबको ध्यान रखने की, जो है ये पूरा देश विदेश वहाँ इकट्ठा हुआ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, कस्टम के काउंटर हो गए, इमिग्रेशन के काउंटर लग गए वहाँ पे, कहीं लगा नहीं कि जामनगर है, ऐसा लगा कि जामनगर संसार का एक खूबसूरत शहर बन गया, एक इंटरनेशनल कैपिटल की तरह जामनगर हो गया वहाँ पे। उससे भी मन में उत्साह आता है, और इसके लिए मुकेश अंबानी बधाई के पात्र हैं कि प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों जो कुछ कहा था उसका उन्होंने कॉग्निजेंस लिया। ये आपका स्मार्टनेस होती है जिसके अंदर जो है कि आप उसको कैच करते हैं, और उससे और प्रेरणा, प्रोत्साहन मिला। प्रधानमंत्री जी प्रेरित हुए उस बात को देख के, उनको अच्छा लगा उनको, तो उन्होंने बाकायदा फॉर्मली कह दिया। अब आप देखें ना, शादियों का, शादी उद्योग जो कितना बड़ा है देश के अंदर, और 11 लाख करोड़ का टोटल बिजनेस है उनसे, बैंड वाले, ये वाले। और शादियों में एक बात और होगी, आजकल ये टीवी और टीवी चैनल्स ने वेशभूषा बदल दी है सबकी। जिन्होंने कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं थे वो डिज़ाइनर ड्रेसेस पहनने लग गए सब लोग। कि शादी में जाता हूँ कैसे दिखते हो, वो डिज़ाइनर ड्रेस पे घूमते दिखते हैं, तो कितना पैसा खर्च हो रहा है आप देखिए ना, उससे उद्योग कितना बड़ा हो रहा है, कितना डेवलप हो रहा है। तो एक अच्छा फैसला है, और इसमें और देश में बहुत कुछ है, स्टेट ऑफ माइंड है। पुष्कर कितने लोग जाने लगे, देखो पहले जाते थे नहीं जाते थे। जयपुर 1.5 करोड़ पता नहीं कितने आ गए 2-1.5 साल के अंदर टूरिस्ट जाइए। तो एक अच्छा प्रयास है, इससे देश, और इसमें जो है ना राष्ट्रभक्ति की भावना, देश को बिलोंग करने की भावना ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय खर्चा बचाने की और करने की। अपना देश है, यहाँ शादी करो, अच्छे से रहो, खुश रहो। बहुत नए नए स्थान हैं और नए स्थान ढूंढ लेंगे। उत्तराखंड जाते हैं लोग आके, लड़के लड़कियाँ नए नए स्थान ढूंढ लेते हैं, पता नहीं चलता है स्थान कहाँ था। एक ट्रेंड चल गया है, तो अब इसके बाद में क्या और सस्ते में काम होगा। एनी हाउ ये छोटी बात है, सस्ते वाली बात तो, लेकिन राष्ट्र प्रेम को, राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना को प्रेरित करने वाला ये फैसला है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। और आप लोगों के परिवार में कोई शादी हो तो मैं आपसे कहूँगा वेड इन इंडिया। सर ज़रूर। सर, मध्य प्रदेश चुनाव से 6 महीने पहले तक कमलनाथ मुख्यमंत्री बन जाएंगे ऐसी धारणा लगातार दिख रही थी, लेकिन मोदी और शाह ने इससे बदला। आखिर किस तरह से वो कामयाब हो पाए? ये तो मानना पड़ेगा बात को। इनिशियल चमत्कार अमित शाह का,
और बात का बड़ा चमत्कार नरेंद्र मोदी का, उनके गेम चेंजर होने का। आप देखिए शुरू में क्लियर था, सारे सर्वे में आ रहा था कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कांग्रेस सरकार बना चुकी है। अमित शाह ने चुनौती को स्वीकार किया, कहा कि मैं इंचार्ज बनूंगा मध्य प्रदेश का। वहाँ कैंप किया जाके, न जाने कितने दिन वहाँ पे रहे, मंत्रिमंडल फेरबदल किया, तो अनुशासन का डंडा चलाया कुछ लोगों पे, धीरे धीरे हालात बदलने लगे। और बाद में जो असली काम था, ट्रम्प कार्ड जो होता है एट द लास्ट मोमेंट, जो विकेट हिट होता है जिसे कहते हैं, वो नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने देखिए 15 रोड शो किए वहाँ पे, अमित शाह ने 21 किए, और राजनाथ सिंह ने शायद 14 बार गए, जेपी नड्डा 12 बार गए। सोचिए किस तरह का संगठन का, प्रचार तंत्र का कैसा कॉर्पोरेट बॉम्बिंग उन्होंने वहाँ पे किया, और इन सब का परिणाम ये हुआ, बदल गया। लेकिन जो सबसे लास्टिंग इफेक्ट होता है, सबसे जो मारक इफेक्ट होता है, वो नरेंद्र मोदी के भाषण का होता है। आप देखिए सारा राष्ट्र दीवाना उसका। तो सच है कि जो जीती बाजी थी कांग्रेस की, वो नरेंद्र मोदी ने पलटा दिया उसको, पलट दिया उसको। जी सर, आखिर एन वक्त में क्यों टल गई कमलनाथ और उनके बेटे की बीजेपी में एंट्री? जन्मपत्री जाते जाते रह गए, भाग्य में नहीं था, या भाग्य ये अच्छा था, अभी जहाँ रह गए जो हैं। मैंने सुना है मोटे तौर पे कि सब डील फाइनल हो गई थी, वहाँ से स्टेट प्लेन से भोपाल से चल दिए अपने लड़के और बहू के साथ में कि भाजपा ज्वाइन करनी आकर के। यहाँ किसी ने कान में कह दिया होगा कि साहब इनके आने से सिख विरोध पनपेगा भाजपा में, और सिख नेताओं ने कहा कि 84 के सिख दंगों में इनकी भूमिका थी उस समय, तो भाजपा को नुकसान होगा। भाजपा ठिठकी थोड़ा सा, इससे जो है स्वाभाविक तौर पर ठिठकना पड़ता है इसको जो है। और फिर जो है उसके बाद में ये सवाल आया, कमलनाथ ने कहा भी मैं तो कांग्रेस में रहूँगा, बेटे को ले लो बीजेपी में। अब ऐसा थोड़ी होता है जो है। तो इसलिए एक आदमी ने व्यंग किया कि कांग्रेस को कारण बताओ, नोटिस देना चाहिए कमलनाथ को कि तुमने भाजपा क्यों नहीं ज्वाइन की। व्यंग उस पर जो है इस तरह का रहा। कुल मिला क्या है कि भाग्य में नहीं था। अब वो क्या है कि क्रेडिबिलिटी उनकी गिर गई इससे टोटल। लेकिन बस यही कारण रहा, सिख विरोध का कारण रहा बेसिकली तो जो है। और दूसरा उनका कारण ये रहा कि भाई मैं तो वहाँ रहूँगा और ये वहाँ रहेगा, नहीं चली। सर, इन घटनाओं के बाद अब लोकसभा चुनाव है और कमलनाथ का गढ़, जहाँ से उनके बेटे नकुलनाथ सांसद हैं, छिंदवाड़ा, क्या मोहन यादव ये गढ़ छीन पाएंगे कांग्रेस से, कमलनाथ से? देखो चांसेस तो हैं इस बार, पहली बार। पिछली बार वे 37,500 वोट से जीते थे, उनके पुत्र जो हैं, इतना बड़ा गैप नहीं था। और ये जो घटना हुई ना भाजपा में जाने की आने की, और चीफ मिनिस्टर और उसका मज़ा ले रहे हैं एमपी वाले, वो दबी ज़बान में कह देते हैं कि देखो देर सवेर तो इनको आना ही है भाजपा में, अब क्यों ज़्यादा परेशान हो रहे हो बीजेपी वाले, आ जाएंगे, आज नहीं कल आ जाएंगे, आप ये मानिए। तो क्या क्रेडिबिलिटी का लॉस हो गया कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और एक अविश्वास का भाव पैदा हो गया कि हमारे साथ रहेंगे कि नहीं, ये भगवा में तो नहीं चले जाएंगे कल को। तो जहाँ ऐसा हो जाता है, गैप कम होता है, और नरेंद्र मोदी का अवतार बड़ा हो गया इस दौरान जो है, तो मुझे लगता है छिंदवाड़ा निकल जाएगी कांग्रेस से आज से इस बार, ऐसा लगता है मुझे। बाकी तो वी में एग्री डिसएग्री। जी सर, लोकसभा चुनाव में पार्टी ने मध्य प्रदेश में 11 नए चेहरे उतारे, इसे आप कैसे देखते हैं? अच्छा प्रयास है। परिवर्तन जब नहीं होगा तो कैसे होगा, जिसे कहते हैं। 11 नए चेहरे उतारे हैं, आप देखिए तो 11 कटे होंगे, तो 11 नए चेहरे आए हैं, अच्छी शुरुआत है, कहना चाहिए। और नेचुरली जो नए चेहरे आते हैं तो कंपेरेटिवली यंग चेहरे आते हैं, पॉपुलर चेहरे आते हैं, और नए कार्यकर्ता आते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये होता है, कार्यकर्ताओं को चांस मिलता है लीडर्स के बजाय। तो मान लीजिए 11 नए कार्यकर्ताओं को उन्होंने अवसर दिया होगा, इस अच्छा प्रयास। सर, 29 में से 24 प्रत्याशी बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिहाज से उतार दिए, लेकिन 5 सीटों पर अभी पत्ते नहीं खोले हैं, और इनमें बड़े इलाके, इंदौर है, छिंदवाड़ा जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, इसके साथ ही उज्जैन में भी प्रत्याशी न उतारने के पीछे क्या कारण? देखो आम कारण तो ये होता है कि जब आम सहमति नहीं बन पाती तो टिकटें डिक्लेयर नहीं होती, रुक जाती। यूनिवर्सल लॉ है एक तरह से, ठीक है। अब छिंदवाड़ा की बात आप कह रहे हैं, छिंदवाड़ा उनको अभी भी ऐसा लगता है 11th आवर पे कहीं कमलनाथ नहीं आ जाएं, ज्वाइन नहीं कर लें बीजेपी को। और फिर आदिवासी चेहरा उतारने की बात चल गई, एक आदिवासी चेहरा कमलनाथ के बेटे के सामने वहाँ उतारा जाए जो है। तो देखिए क्या करते हैं। तो वो छिंदवाड़ा तो इसलिए रुकी हुई है इस कारण से जो है। अब उज्जैन जो है वो चीफ मिनिस्टर का होम एरिया है, वो किस पे उन्होंने 2 एक नाम दिए हैं वहाँ पे। अब आला कमान एग्री करता है कि नहीं करता, क्योंकि आजकल क्या ना कोटा खत्म हो गया है चीफ मिनिस्टर का, इसका किसी का कोई कोटा नहीं, पीसी चीफ का, चीफ मिनिस्टर का, भाजपा चीफ का, सब कोटा एक ही है बस, ऊपर ही है सब कोटा जिसे कहते हैं दैट जो है। ऐसे इंदौर का है, ललवानी थे वो तो छोड़ ही देंगे वहाँ से जो है। अब वहाँ पेच ये कि भी कैलाश विजयवर्गीय लड़ते हैं कि नहीं, उनको लड़ाया जाता है कि नहीं, वो श्योर सीट है वहाँ की जो है। अभी वो इधर विधायक उसमें हैं, आप देखते हैं मध्य प्रदेश में जो है। तो ये कारण है, आम तौर पे आम सहमति नहीं बन पाना, इसका एक कारण है। अब 10 तारीख को बैठक है, मेरे ख्याल से निकल जाएगी टिकटें उसमें। सर, बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा समेत 6 सांसदों के टिकट काटे हैं, इसके मायने क्यों है, ऐसा क्यों किया गया है? देखो टिकट 2 कारणों से काटे जाते हैं, एक तो नॉन परफॉर्मेंस, और एक सीनियर लीडर्स को एडजस्ट करना मौका देना, या यंग लोगों को मौका देना। इस केस में ऐसा हुआ है, नॉन परफॉर्मेंस भी है केसेस के अंदर,
और सीनियर लीडर को अकोमोडेट करने का फैक्टर भी है। अब जो परफॉर्मेंस की बात है तो प्रज्ञा सिंह आप जो कह रहे हैं वो बहुत मतलब डिबेटेबल मतलब कंट्रोवर्शियल बयान देती थी। ये बयान दे दिया था गोडसे की तारीफ की जानी चाहिए, महात्मा गांधी के खिलाफ बयान दे दिया था, प्रधानमंत्री बड़े नाराज़ हुए थे उसमें उसको लेके जो है। एक्चुअली क्या ना, सम टाइम व्हेन यू ट्राई टू बी मोर लॉयल देन द किंग टू गेट हर्ट जिसे कहते हैं। अब सोचा होगा कि वैसा बयान देंगे तो बीजेपी वाले खुश होंगे, आरएसएस खुश होगा, प्रधानमंत्री खुश होंगे, ऐसा होता नहीं। लीडरशिप टॉप लेवल पे बड़ी मैच्योर होती है, वो इन चीज़ों को भी अप्रिशिएट नहीं कर पाती है। तो टिकट कट गया उनका, आप देखिए। और चुनाव प्रचार हुआ था भी, उसमें भी नहीं बुलाया उनको, तभी इंडिकेशन मिल गया था कि चुनाव प्रचार में नहीं बुलाया तो क्या चुनाव लड़ेंगे ये। और आलोक शर्मा जो है पहले मेयर रह चुके हैं वहाँ पे, और वो टिकट उनको दे दिया है दैट वे जो है। और दूसरा एक तो भोपाल का बताया मैंने, अब सेकंड कॉन्स्टिट्यूंसी गुना है जी। केपी यादव थे वहाँ सिटिंग जो है एमपी, तो उन्होंने इसको हराया था सिंधिया को, सिंधिया बीजेपी में आ गए, सिंधिया को टिकट देना ज़रूरी है तो सेक्रीफाइस हो गए, वो कट गया। फिर विदिशा आ जाओ आप, शिवराज सिंह चौहान कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ भार्गव या जो भी कोई है छोड़ना पड़ेगा, शिवराज सिंह चुनाव लड़ेंगे। और बुधनी सीट अगर खाली हो जाएगी शिवराज सिंह के एमएलए के, उससे जो है उनका लड़का कार्तिकेय चौहान कोई है वो लड़ लेगा वहाँ से करके जो है। ऐसे ग्वालियर में है, ग्वालियर में कुशवाहा करके हैं, ठाकुर हैं, नरेंद्र तोमर के करीब हैं और ठाकुरों का काफ़ी दबदबा है उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है, उनको शायद टिकट मिल जाए। तो इस तरह कुछ कारण हैं इंडिविजुअल जिससे कि सब चलता है। सर, जो पहली लिस्ट थी बीजेपी की 24 प्रत्याशियों की मध्य प्रदेश में, उसमें किन रीजनल लीडर्स का दबदबा देख रहे हैं आप? देखो इस बार स्मार्टली क्या है कि सबको साधने की कोशिश कर रहा आला कमान, ये मैंने नया ट्रेंड देखा है इस बार। बुली नहीं हो रहा कोई इस सारे प्रोसेस में, सिस्टम के अंदर एक छिपी हुई विनम्रता का भाव भाजपा आला कमान में भी आ चुका है। इन फैसलों से मेरे को ऐसा रिफ्लेक्ट होता है, सबको साधा गया है, बीजेपी को साधा गया, वहाँ जो लोकल है, लोकल आरएसएस को कॉन्फिडेंस में लिया गया, ठीक है। फिर आपके तोमर को कॉन्फिडेंस में लिया गया, नरेंद्र सिंह तोमर को, मोहन यादव को लिया गया, ठीक है, विजय वर्गीय को लिया गया, सिंधिया को लिया गया, और यहाँ तक उमा भारती को लिया गया, उनके भतीजे को टिकट दे दिया गया। तो एक कलेक्टिव लीडरशिप डेवलप करने की, कलेक्टिव सहमति डेवलप करने का जो है ना वो प्रयास हुआ। इसलिए ये नहीं कह सकते कि किसी एक की चली, सभी को साधने की कोशिश की गई है। जी सर, बीजेपी ने अपने कंट्रोवर्शियल लीडर आलोक शर्मा को भोपाल से टिकट क्यों दिया, और क्या कोई इस लिस्ट में ऐसा दूसरा नाम था जो चौंका सकता था? देखो उसमें ऐसा होता है कि दूसरा नाम तो एक फगन सिंह का है, एक गणेश सिंह है, फगन सिंह है, इसी पैटर्न पे उनको भी चुनाव हार गए थे पिछली बार, लेकिन फिर भी टिकट उनको दे दिया, पार्टी ने भरोसा जताया। लेकिन जो मेन सवाल आपका था, तो मेयर थे, अच्छे थे, लेकिन कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया था, मुस्लिम मोहल्ले में गए थे, पता है कि मुस्लिम वोट उनको नहीं करते, उनको ऐसा था, तो फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने कह दिया कि मियाँ भाई बीजेपी को वोट मत देना, विवाद खड़ा हो गया एक तरह से। लेकिन कहीं अंत में देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द डे तो पार्टी के खिलाफ बयान नहीं था, थोड़ा सा इमेच्योर था एक तरह से। और ये तो सर्वविदित था उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि मुस्लिम वोटर जो है ना कम वोट करते हैं बीजेपी को कंपैरेटिवली है। तो कुल मिला क्या होता है, फिर क्या होता है, कैंडिडेट नहीं मिलता, विकल्प की तलाश होती है ऐसे टाइम में, तो दे दिया टिकट, विनिंग कैंडिडेट। सर, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा भी रही, उसका असर लोकसभा चुनाव पर कितना मान रहे हैं आप? देखो पहले यात्रा थी उसका तो असर था, जो असर वो फिर नरेंद्र मोदी अमित शाह ने पीट दिया, विधानसभा में नहीं असर दिखा, आते आते रुक गया वहाँ पे जो है। और अब तो 650 किलोमीटर की यात्रा हुई है, सब बात है, लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं है ना। राहुल गांधी की ओवरऑल पर्सनैलिटी जो यात्रा के फर्स्ट पार्ट में बनी थी ना, वो डिमिनिशिंग हो गई, मतलब गिर गई, वो एक तरह से बहुत गिर गई, इज़ एटलीस्ट 50%, मोर देन 50% जो है। तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा कोई इम्पैक्ट उस उनकी यात्रा का। और कांग्रेस खुद बेहाल है एमपी में, देखो ना कहाँ से जीतोगे, क्या करोगे, जब उनका लीडर ही अनसर्टेन है। कमलनाथ की बात चलती रहेगा कि नहीं, कल सुबह है कि नहीं हमारे यहाँ, आप बताइए। तो जीतू पटवारी अकेले क्या कर लेंगे, जब उनकी पार्टी नेतृत्व विहीनता की स्थिति में आ गई है वहाँ पे एक तरह से, तो फिर ठीक है। जी सर, अयोध्या की तर्ज पर चित्रकूट और जो दूसरे धार्मिक स्थल है, क्या वहाँ पर डेवलपमेंट के प्लान हैं सीएम मोहन यादव के, क्या लगता है आपको? अच्छे प्लान हैं, मैंने सुना है कि 23 स्थानों को ऐसे डेवलप किया जा रहा है, और एक गायों के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है कि कोई भी गाय भोपाल की सड़कों में घूमती हुई नहीं दिखे, आवारा पशु की तरह, उनकी देख रेख हो वहाँ पे जो है। अभी गए थे अयोध्या तो वहाँ भी धर्मशाला अनाउंस कराए, वहाँ पे ज़मीन दे दे सरकार तो धर्मशाला एक बड़ी अच्छी सी बना दे वहाँ पे 10-20 करोड़ की जो है। तो ये तो एक भाजपा का मेन एजेंडा है ही ना कि धार्मिक संस्थान जो पिट गए हैं उनकी सुध लेना, उनको मतलब जो रिपेयर करना, उनका पुनरुत्थान करना।
तो सरकार के प्लान हैं इसमें। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल बड़ा सुपर हिट है। अब सवाल ये आता है कि मध्य प्रदेश में भी क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेटर करने के लिए ये मॉडल यहाँ काम करेगा? वो काम करना चालू कर दिया उसने, आसान है। एक तो सुप्रीम कोर्ट तक से, कोर्ट कचहरी से कुछ ऐसा तय हो गया कि कोई गंभीर नेगेटिव फैसला इस मुद्दे पे नहीं आया, तो ये आसान है। इसमें ना कागज़ देखना ना पत्थर देखना है, आइडिया रहता है कि ये इलीगल है, अवैध है, बोर्ड लगा के तोड़ दिया। तो एक बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काट दिया था किसी ने लड़ाई झगड़े में, वहाँ पे जो है इंसिडेंटली माइनॉरिटी का आदमी था वो। अब वो इम्पोर्टेंट नहीं कि माइनॉरिटी का था कि मेजोरिटी का था, क्राइम इज़ ए क्राइम, उसका हाथ काट दिया तो फिर पार्टी कहाँ बर्दाश्त करती है, बुलडोजर ला के उसका मकान तोड़ दिया, अवैध था वो, दैट इज है। तो आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं और ऐसी उदाहरण जो है ना और बढ़ेंगे राज्य में, क्योंकि ऑन द स्पॉट जैसे फिल्मों में होता था ना, एक 007 स्टाइल में या कोई एक टाइगर स्टाइल में एक आदमी आता था, वो एक दिन का राजा एक दिन का मुख्यमंत्री, वहीं पनिश मौके पे डिसाइड करता था, रॉबिन हुड टाइप में जो है। तो ये जो मॉडल है बुलडोज़र का, ये कुछ वैसा ही मिलता जुलता है एक तरह से, मतलब जस्टिस ऑन द स्पॉट जिसे कहते हैं। तो इसका उपयोग और बढ़ेगा, हर राज्य में बढ़ेगा तो वहाँ बढ़ेगा। सर, कुछ दिन पहले अयोध्या में सीएम मोहन यादव ने कहा कि अयोध्या के बाद मथुरा की बारी, आखिर उनके मन में क्या है? मन में वही है जो देश के अधिकांश लोगों के मन में है। रामलला के बाद, अयोध्या के बाद लोग मथुरा की यात्रा करना चाहते हैं जो है, और वो गए थे अभी लखनऊ, तो उन्होंने यही कहा कि भाई अब अयोध्या के बाद इसकी बारी है मथुरा की। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब रामलला मुस्कुरा रहे अयोध्या में, तो फिर भगवान कृष्ण के चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं, उसमें क्यों विलंब है जो है, क्यों दूरी है, क्यों देरी है। तो बात उनका भाव वही है। मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदार पद पे हैं, तो एकदम से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मन का भाव सबका यही है, अधिकांश भारतीय लोगों का और विशेषतः भाजपा और भारतवासियों का मानिए अब भाजपा और भारतवासियों का अंतर जो है ना बहुत नैरो डाउन हो गया, ख़त्म हो गया मोर और लेस जो है। क्यों जो धारा बही थी राम मंदिर की, तो राष्ट्र उस धारा में बहा, आपने देखा है, 142 करोड़ कह दो, 144 करोड़ कह दो। तो बस ये है कि सबकी निगाह इस पर है कि जो कोर्ट कचहरी से क्लियरेंस हो, तो वहाँ भी भगवान कृष्ण का बनाएं लोग, ये उनके मन की अभिलाषा थी जो उन्होंने कही। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ मुस्लिम प्रतीकों का नाम बदलकर हिंदू समुदाय का दिल जीता है, क्या इसी तरीके की कोई पहल अब डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं? हो सकता है, योर क्वेश्चन इज नॉट रूल्ड आउट। मैंने सुना है कि भोपाल पे ऐसा प्रयास चल रहा है, राजा भोज के नाम पे भोजपाल, कुछ ऐसा भोपाल का नाम हो जाए। एक बड़े जिनके नेत्र शक्ति नहीं है और बड़े फेमस रहते हैं जो है, उन्होंने शिवराज को जब मुख्यमंत्री थे तो सुझाव दिया था कि ऐसा कर लीजिए, उनकी जची नहीं हुआ। अब हो सकता है कि मोहन यादव भोपाल का नाम बदल के वो कर दें, तो उस दिशा में हो जाएगा, प्रतीकात्मक उन्होंने कर दिया। हालांकि क्या मोहन यादव उस तरह से हॉस्टाइल चीफ मिनिस्टर नहीं है, दैट इज है, लेकिन फिर भी रूल्ड आउट नहीं है। सर, आखिर बीजेपी के मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स के एक बड़े चेहरा, बड़े नेता भी कह सकते हैं हम, नरोत्तम मिश्रा, वो विधानसभा चुनाव कैसे हार गए? अब बीजेपी में उनके लिए क्या जगह? देखो, चुनाव हार गए, एक बार फिर वही जन्मपत्री और वही तकदीर। कितने पॉपुलर थे वो, डीपीआर मिनिस्टर थे, अच्छे थे, होम मिनिस्टर थे, अच्छे थे, कमलनाथ सरकार को गिरा दिया उन्होंने, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका कैरियर था, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया, जनता से कनेक्ट टूट गया, होता है। और इससे तो बहाने बन जाते हैं, आपकी जन्मपत्री में ख़त्म हो जाता है कार्यकाल आपका जो है, तो नहीं बने। राज्यसभा का टाइम आया, उनको उसमें एकोमोडेट नहीं किया गया। अब चिंता में हैं, वो स्मार्ट हैं काफ़ी कि क्या होगा मेरा। तो कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं उनके लिए कि BD शर्मा जो भाजपा के चीफ हैं वहाँ के, वो प्रदेशाध्यक्ष, वो हटे तो उनकी इनको बना दो, इट विल बी गुड चॉइस। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। सर, दिल्ली और भोपाल में आखिर क्या कुछ भूमिका है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, और आखिरकार उनके मन में भटकाव क्यों है? शिवराज चौहान की भूमिका तो क्लियर है कि वो मेंबर बन जाएंगे पार्लियामेंट के चुनाव के जो है, और अब मंत्री बनते हैं कि नहीं ये नरेंद्र मोदी फैसला करेंगे, इसका जो है बन भी सकते हैं, दैट इज है ना। अब वो मतलब पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता। मन का भटकाव तो ऐसा है कि अब मन का भटकाव तो भटकाव ही है, दिल है कि मानता नहीं। उनको हमेशा ये उम्मीद थी कि भी कम से कम ये समझ लीजिए कि मुझे लोकसभा चुनाव तक तो मुख्यमंत्री ज़रूर बनाएंगे,
क्यों 163 165 उन्होंने दौरे वौरे किए थे, मीटिंगें की थी, दिन रात काम किया था। लेकिन कभी कभी मन में आशंका आती थी कि बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो एक सभा में उन्होंने कह दिया था मोदी पीएम के लिए वोट किसको दोगे, मोदी जी को। सीएम के लिए किसको दोगे, तो लोगों ने कहा आपको देंगे। अब किस बात का कौन नोटिस कहाँ ले ले, उसको नेगेटिव मान ले, कह नहीं सकते। और एक्चुअल मैंने कहा वही जन्म पत्री का खेल, दैट विज है। तो उनको आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही और रिकनसाइल नहीं हो पाए मेंटली कि मुझे क्यों नहीं बनाया। जबकि आम धारणा चुनाव के समय थी कि पार्टी चुनाव जीत रही है, लाडली योजना इस पर जीत रही है, ठीक है। लेकिन जानने वाले जानते हैं कि मोदी के चेहरे पे चुनाव था। इस बात को शिवराज जो है रिकनसाइल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मन में बार बार हुक आती है किस तरह से कि मेरे को क्यों नहीं बनाया। और उन पीछे उनके बयान भी कुछ ऐसे आए थे, तो पार्टी ने नोटिस लिया, उनको बुलाया, उसमें जैसे कहते हैं फायर फाइटिंग में जो है जेपी नड्डा से मिले। हालांकि अमित शाह से उस दिन नहीं मिल पाए, चले गए। अभी तो शांत मुद्रा में, लेकिन उनके मन में एक पीड़ा तो इस बात की है कि भी उनको मुख्यमंत्री कम से कम 2-4-6 महीने तो बनाना चाहिए था। तो ये मन का भटकाव है एक तरह से। और आगे तो देखिए उनके भाग्य में और नरेंद्र मोदी के दिमाग में उनके लिए क्या जिम्मेदारी है दिल्ली में, ये वक्त बताएगा। सर, जहां से शुरू किए थे वही वापस पहुंच गए शिवराज, इसके मायने क्या है? ये मतलब एक एकेडमिक सवाल है। इस तरह से है कि 1991 में पहली बार वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे, उसके बाद में 4 चुनाव लगातार जीते, आखिरी चुनाव 2004 में हुआ। अब वापस उसी पार्लियामेंट में आ गए, उसी लोकसभा में आ गए जहाँ से कैरियर शुरू किया था। तो किसी ने कह दिया होगा ये कि जहाँ से चले थे वहीं वापस आ गए, तो कोई बुरी बात नहीं है। उनका भाग्य उनको यहाँ लाया है, क्या पता उनके भाग्य में यहीं कुछ अच्छा लिखा होगा, देखिए क्या होता है। सर, क्या ये सही है कि कई सारे ऐसे करीबी हैं शिवराज सिंह चौहान के जिनको डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, और इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? ऐसा होता है, आमतौर पे होता है, जब मुख्यमंत्री हटता है नया मंत्रिमंडल बनता है तो उनके सारे लोग तो एडजस्ट हो नहीं सकते। अब इनकी थोड़ी सी ये तकलीफ लोगों को रही होगी कि भूपेंद्र सिंह थे, शायद ट्रांसपोर्ट में थे उस समय, एक कोई दूसरे सज्जन थे उनके करीब थे जो है, 1-2 लोग और थे, भार्गव वगैरह, जो प्रोग्राम स्पीकर भी बने थे वहाँ पे जो है। तो इस तरह से नहीं आ पाए, तो लोगों को लगता है कि यार ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं, मतलब जिसे कहना चाहिए। लेकिन एक मैसेज जाता है इस तरह से, कुछ दिनों की बात होती है, सब भूल जाते हैं, टाइम इज़ ए हीलर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी को टारगेट करके वेंडेटा करके उनके आदमी को नहीं लिया गया हो। लिमिटेड जगह होती हैं कैबिनेट में, सबको एडजस्ट करना होता है, दैट्स ऑल। सर, मध्य प्रदेश की राजनीति में नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय, इनके त्रिकोण को आप एमपी के पावर में किस तरीके से देखते हैं? देखो, मैंने कहा ना, नरेंद्र मोदी के दरबार में सारे त्रिकोण खत्म हो चुके हैं। अमित शाह के अनुशासन डंडे के सामने सारे त्रिकोण ध्वस्त हो चुके हैं। हर एक को कह दिया गया है ये तुम्हारा काम है, ये आपको करना है, इसको करिए, बस। कोई किंतु परंतु नहीं, किंतु परंतु नहीं है, कोई चूं चपड़ नहीं है। शांति रखिए, व्यवस्था बना के रखिए, और इसी शांति के माहौल में मुख्यमंत्री को आगे बढ़ने दीजिए, मुख्यमंत्री को अपना काम सीखने दीजिए, अपना काम करने दीजिए। तो बस वो स्थिति है। तो त्रिकोण खाली कहने के एंगल से हैं, एकेडमिक डिस्कशन के लिए हैं। बाकी उन्होंने सबने स्वीकार कर लिया, उन त्रिकोण वालों ने भी, त्रिमूर्ति ने भी स्वीकार कर लिया है कि हमारी नीति में यही था। आगे चलो, कोई स्पीकर बन गया मान लो, ठीक है, कोई एमपी बन गया, कोई एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, तो चलो ठीक है, सत्ता में तो हैं, सत्ता से बाहर तो नहीं है। अभी तो सबसे बड़ी चिंता इस बात की रहती है कि मैं हूं कि नहीं अंदर, दैट्स ऑल। सर, क्या मोहन यादव 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, और क्या इस दौरान शिवराज उनके लिए चुनौती बन सकते हैं? वही बात है, आज का मौजूदा ढांचा है जो नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, उसे फैसले वो लोग लेते हैं। 5 साल पूरा कर पाएंगे कि नहीं, पहला सवाल ये है। तो ये फिर वही बात, आज जन्मपत्री का फैक्टर मेरे पे हावी है कुछ, तो मैं यही कहूँगा कि ये जन्मपत्री बताएगी और या नरेंद्र मोदी बताएंगे कि 5 साल पूरा करते हैं कि नहीं। आज हम बैठ के उनकी भविष्यवाणी किसी तरह की है वो नहीं कर सकते हैं कि 5 साल रहेंगे कि नहीं। लेकिन ब्रॉडली ऐसा है, ही इज़ ए गुड पर्सन, आरएसएस का सपोर्ट है, अच्छा काम करते रहेंगे, कोई कंप्लेंट्स नहीं होंगी, सबको साथ लेके चलेंगे जैसे चल रहे हैं, तो क्यों नहीं पूरा करेंगे जो है। और मेरिट को सब लोग रिकॉग्नाइज़ करते ही हैं, और लोकसभा तो अभी हो ही रही है, इसके बाद में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी नहीं है मुख्यमंत्री बदलने की। तो हमें ऐसी आशा करनी चाहिए कि वो बहुत अच्छा काम करें, दुआ करनी चाहिए, पूरे 5 साल यहाँ पे रहें। और रही बात शिवराज सिंह की, तो वे किसी से कोई थ्रेट नहीं है, खाली शिवराज सिंह की, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, मान लीजिए कैलाश विजयवर्गीय हैं, XYZ कोई भी हैं,
किसी से नरेंद्र मोदी के समय में किसी को किसी से कोई थ्रेट नहीं है, बस आला कमान का आशीर्वाद उनके साथ रहना चाहिए, फिर उनका इंश्योरेंस है कंप्लीट। सर, सुना है कि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो लाडली बहना योजना चलाई जा रही थी उसमें से 2 लाख बहनों के नाम काटे जाने की वजह से महिलाएं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और गुस्सा पनप रहा है उनका मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए। इसको आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ मायने? इसमें थोड़ी बहुत सत्यता है कि उनके खिलाफ एक नेगेटिव नैरेटिव इस तरह का बना रही है महिलाएं। वो कह रही हैं कि हमारे साथ बड़ा अन्याय कि आपने हमारे वोट लिए, लाडली बहना के मुख्यमंत्री बने, आप सरकार बनी, और आज आपने हमारे 1.5 लाख 2 लाख महिलाओं को उसमें से डिसक्वालीफाई करके उस लिस्ट में से हटा दिया है। 1 करोड़ 29 लाख लोगों की लिस्ट है, शायद 1300 करोड़ का बजट है समथिंग जो है, तो हटा दिया। उससे एक माहौल इस तरह का बन रहा है, लेकिन वो सरकार देख लेगी, उसको कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री ने तो इनिशिएटिव लिया रादर अपोजिट इसके देखा जाए तो। उन्होंने कहा बहनों को ये त्यौहार आ रहा है, होली का और ये शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का त्यौहार है, तो ऐसा करिए कि हम आपको 10 के बजाय 1 मार्च को ही पैसा दे देते हैं। 1 मार्च को पैसा रिलीज़ हो गया वहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता प्रचार होगा थोड़ा बहुत, लेकिन चीफ मिनिस्टर इज़ वेरी सेंसिटिव एंड वेरी केयरफुल एंड वेरी कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ वुमेन, और इसीलिए उन्होंने 1 मार्च को ये पेमेंट करवा दी। सर, मोहन मंत्रिमंडल में आखिर क्या रहा विमेन फैक्टर? अच्छा विमेन फैक्टर, पहले 3 महिला मंत्री थी, अब 5 महिला मंत्री हैं, तो महिलाओं का अनुपात बढ़ा है। महिलाओं से रिलेटेड जो योजनाएं हैं सारी शिवराज गवर्नमेंट की वो सारी जारी हैं, और अभी कुछ एक टिकटें जो बाकी हैं उनमें देखना बाकी है वहाँ पे कि कुछ महिलाओं का नंबर और लगता है कि नहीं, एक आध महिला को टिकट मिल सकता है वहाँ पे। वुमेन फैक्टर भी एक कारण है उन 5 सीटों की डिसाइड नहीं हो पाने का। हो सकता है 1-2 टिकट वुमेन फैक्टर को और मिल जाएँ। सर, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस बार हिमाचल के बजाय गुजरात से राज्यसभा में लाया गया, आखिर इसके मायने क्या कुछ हैं? कोई मायने नहीं इस तरह का। किसी ने एक ऐसे ही छोटे से अखबार वाले ने कह दिया था कि भाई गुजरात से अमित शाह आते हैं तो थोड़ा बैलेंस करेंगे। मूर्खता की बात है। अमित शाह कौन बैलेंस कर सकता है? नरेंद्र मोदी के राज में कोई मैंने बैलेंस नहीं कर सकता। दे आर मेड फॉर ईच अदर, दे आर नेचुरल एलाइज, अटूट रिश्ते हैं उनके जिसे कहते हैं। वो अलग बात है कि अमित शाह कहते हैं मैं तो हनुमान की मुद्रा में रहते हैं। जब मिलते हैं पीएम से मैंने देखा हमेशा तो इसी मुद्रा में होते हैं। वो उनका बड़प्पन है, तो उनका रिश्ता ऐसा है कि वो जन्म जन्म का रिश्ता होता है, ऐसा है। तो न उसमें उतार चढ़ाव है न कुछ और है। मुझे किसी ने कहा कि दिन में 10 बार बात होती होगी हॉटलाइन पे जो है, तो ऐसे ही रहेगा। अब नड्डा जी को वहाँ भेज दिया है तो हो सकता है सेफ सीट मान के भेज दिया है। भाई आजकल क्या क्रॉस वोटिंग चल रहा है, क्रॉस वोटिंग के ज़माने में सेफ सीट पे जाओ और अच्छे से रहो। और प्रधानमंत्री के आसपास गुजरात है, होम स्टेट है, तो दिखते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते हैं, गुजरात का फीडबैक देते रहेंगे थोड़ा बहुत जो है। इससे ज़्यादा इसमें कोई नहीं है, नथिंग मोर टू बी सीन। सर, आपको क्या लगता है कि देश में इसी चुनाव से पहले लागू हो जाएगा CAA का कानून? कह रहे हैं हमेशा, और वो कहते हैं जो करते हैं, और 1 नहीं 3 बार या 2 बार कह चुके हैं। तो मैं ऐसे मानता हूँ कि चुनाव से पहले लागू हो जाएगा कानून ये। सर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जब भी बीजेपी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करती है तो पूरे देश भर में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन सब में बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि बीजेपी कौन से कैंडिडेट्स का ऐलान करेगी। ऐसा क्यों? ऐसा वो एक ही उत्तर है। आजकल 100 सवाल पूछेंगे तो 99 का उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। इसका उत्तर भी नरेंद्र मोदी है। उन्होंने इतनी क्यूरियोसिटी पैदा कर दी है टिकटों के बारे में, और टिकटों को इतना महंगा बना दिया, इतना वैल्यूबल बना दिया कि टिकट का मतलब है MP बन गए आप जीत गए। इसीलिए जो लिस्ट आई थी वो ऐसे आ रही थी जैसे IAS का रिजल्ट आ रहा हो, ये विद्यार्थी सफल घोषित किए गए हैं, या लोकसभा का परिणाम आ रहा हो चुनाव आयोग से कि ये लोग जो चुनाव जीत चुके हैं। तो आज क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह के टिकट वो लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग का एक सर्टिफिकेट है चुनाव जीतने का, इसलिए जिज्ञासा रहती है मन में। अच्छा, उनके मन में जिज्ञासा तो है जिनको टिकट मिल रहा है, और बाकी पार्टियों में इसे जिज्ञासा रहती है कि मेरे सामने कौन खड़ा हो रहा है वहाँ से जो है। इसलिए क्या है कि मोस्ट शॉर्ट फॉर लिस्ट होती है बीजेपी की आएगा। अब 10 तारीख को फिर टिकट वितरण का है जो है। आप देखना सारा राष्ट्र पॉलिटिकल राष्ट्र जो है, मतलब राष्ट्र का जो पॉलिटिकल पार्ट है वो फिर वही होगा उसी तरह से। तो एक ही कारण है, ब्रांड नरेंद्र मोदी, उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। जी सर, ना जाने क्यों इस बार लोगों के मन में ये आशंका थी कि राजनाथ सिंह हो सकता है या फिर नितिन गडकरी को टिकट ना मिले। अब राजनाथ सिंह को तो टिकट मिल चुका है, लेकिन नितिन गडकरी इंतजार कर रहे हैं। आप इस डेवलपमेंट को किस तौर पर देखते हैं? इज़ ए वेरी सेंसिटिव डेवलपमेंट, वेरी केयरफुली इट हैज़ टू बी वॉच्ड एंड सीन इन द कमिंग डेज। अभी हालांकि प्रधानमंत्री गए थे, अभी तेलंगाना जा रहे थे, तो सोमवार का दिन था, तो नागपुर एयरपोर्ट पे रुके। गडकरी कटसी में मिलने आए थे, थोड़ी देर बात भी हुई।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद टिकट को लेकर बात हुई हो, क्योंकि न तो प्रधानमंत्री गरिमा ऐसे कि वो बात करें, और गडकरी भी सीनियर आदमी, मुझे नहीं लगता टिकट के लिए उन्होंने खुद आगे बढ़ के कहा हो कि टिकट देना है। लेकिन ये बात सच है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंदर गडकरी का परसेप्शन ये है कि वो एक वॉइस ऑफ डिसेंट हैं कैबिनेट के अंदर, हैं कि नहीं सेपरेट इशू है, परसेप्शन बन गया इस तरह का, कहते हैं अटकलबाजी। तो आप देखिए इतने दिन टिकट का नहीं हुआ, और वहाँ के जो लोग हैं, जो पार्टी के चीफ हैं, नागपुर सिटी के जो बीजेपी के चीफ हैं, वो कहते हैं हमारी गारंटी है गडकरी को टिकट दिलाने की। क्या बात है बताइए, मतलब ये स्थिति आई है तो उसकी जो गडकरी की पर्सनैलिटी है उसके तो विपरीत है ना एक तरह से। लेकिन अब हर पार्टी का अपना फैसला है, अपना निर्णय है, प्रधानमंत्री अमित शाह की अपनी सोच है, उनकी पार्टी का आंतरिक मामले हैं, उसमें ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे लोग वॉच कर रहे हैं कि गडकरी की टिकट का क्या होता है। और इसमें कोई शक नहीं, गडकरी ने काम अच्छा किया है, हाईवेज़ में इधर उधर सब जगह आप देखते हैं। प्रधानमंत्री का जो विज़न था नरेंद्र मोदी का, उसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, और मौका मिलेगा तो आगे भी करेंगे। तो इट इज़ टू बी सीन, अटकलबाजी हैं, और इसी में अटकलबाजी को एक और बढ़ावा दे दिया। आज उद्धव ठाकरे ने कल कह दिया आप छोड़िए बीजेपी को, महाराष्ट्र वाले झुकते नहीं दिल्ली के सामने, आप आइए मेरी पार्टी में, मेरी शिवसेना को ज्वाइन कर लीजिए, MBA क्या है उसका पार्ट बन जाइए। तो पॉलिटिकल गॉसिप चल रही है इस तरह की, बट आई एम होपफुल। देखिए टिकट बढ़ते हैं फाइनली तो क्या स्थिति बनती है। सर, क्या ये सच है कि देश की मुस्लिम पॉलिटिक्स में जो धर्मगुरु हैं और उलेमाज हैं, उनका जो प्रभाव है वो निरंतर घट रहा है? ये तो फैक्ट है, और इसके 2-3 कारण हैं। एक इसका कारण ये है कि मुस्लिम मतदाता अब अपने आप को वोट बैंक नहीं मान रहे, जागरूक हो गए हैं। कुछ नरेंद्र मोदी के तलाक सिस्टम ने जागरूक कर दिया, कुछ और ऐसे घटनाएं हो गई हैं इस तरह से जो है कि वो अब अपने आप को वोट बैंक नहीं मान रहे। मतलब यू कांट ट्रीट मुस्लिम्स एज ए कंबाइंड कंसोलिडेटेड वोट बैंक नाउ, आज की तारीख में जो है। दूसरा उसमें क्या हुआ है कि आज मुस्लिम वोटर जो है वो निर्णायक स्थिति में नहीं है। यूपी देख लीजिए, एक टिकट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, हैं? आप देखिए पार्लियामेंट में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, मंत्रिमंडल में नहीं है, हैं? और यूपी की सरकार बन रही है, 80 सीटें जीतने की बात चल रही है, 17 से बात चल रही है। तो मुस्लिम मतदाता क्या है, इट मे बी ए कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस कि वो आज निर्णायक स्थिति में नहीं रहा। इन 2 कारणों से क्या है कि जो उलेमाए हैं या धर्म गुरु हैं उनका प्रभाव नहीं रहा। एक ज़माना था शाही इमाम का एक आता था फतवा, सारा राष्ट्र हिलता था उसके लिए, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जाते थे दरबार में, फ़ोटो खिंचाते थे, खड़े होते थे, ये सोच के इनके अनुयायी हमारी पार्टी को वोट दे देंगे। वो दिन कहाँ चले गए, जाने कहाँ गए वो दिन, ठीक है ना। उलेमाओं का प्रभाव कितना था आप देखिए। एक अच्छे थे मौलवी, वो इंदिरा जी से मिले तो उस समय संजय की दुर्घटना हुई थी जो है, और उसके बाद में जो है वो बिल्कुल इंदिरा जी जो हैं उसमें डिप्रेशन में चली गई थी। तो मौलाना पहले मिले थे और क्या कहते थे कि आप ताबीज़ हटा दीजिए, आपके लिए ये लकी नहीं है। ये इंदिरा जी ने नहीं हटाया होगा जो है, और उसके बाद में वो जब मिलने गए तो उन्होंने वही बात कही कि ताबीज़ नहीं हटाया, अपने आप से भूल हो गई है। तो एक किताब में एक मुस्लिम लेखक ने लिखा है, मुझे पता नहीं सही है कि नहीं, वी कांट से बिकॉज ए वेरी सेंसिटिव इशू जो है, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है इसका क्या उपचार है, तो उसने कहा कि आप नमाज़ पढ़िए और ये फिर ठीक हो जाएगा सारा। तो किताब के लेखक ने दावा किया कि ऐसी कोई घटना हुई है, बट आई कांट क्लेम। लेकिन मेरा तो केवल इतना सा संदर्भ है कि उलेमाओं का प्रभाव कितना था, कैसे जाते आते थे, आप देखते हैं ना। आज वो प्रभाव नहीं रहा, तो इट्स ए हार्ड फैक्ट कि मुस्लिम कम्युनिटी का अब कोई एक लीडर नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी आप कह सकते हो नेतृत्व विहीन है देश में, एज ए वन लीडर जैसे होता था एक तरह से। वो एक जो है हैदराबाद से वो बोलते हैं तो मुट्ठी भर लोगों के लिए बोलते हैं और करते हैं, और फिर उनका भी पता नहीं होता। कभी ये भी आता है कि वो बीजेपी की बी टीम है क्या है, तो उसका उस तरह क्रेडिबिलिटी नहीं बन पा रही है। तो आज मुस्लिम क्या अपना फैसला खुद कर रहे हैं। आप देखिए ना, हमारा प्रोग्राम चलता है मुस्लिम मोदी मुसलमान जो है, आधे मुस्लिम कहते हैं मोदी को वोट दे रहे हैं, आधे कहते हैं वोट नहीं दे रहे हैं। तो आधे लोग वोट दे रहे हैं मोदी को, मुस्लिम, यही बड़ी बात है ना। ये तो पहले नहीं था, जनरल इंप्रेशन था कि मुस्लिम इज एंटी मोदी, एंटी बीजेपी। अब वो कहाँ रहा, तो टूटने लग गया है वो क्रम जो है। सो दिस इज ऑल, बट द फैक्ट रिमेन्स द सेम कि धर्मगुरुओं का प्रभाव घटा है। सर, कोलकाता हाई कोर्ट से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को लेकर के आप क्या कहेंगे, इस पूरे प्रकरण को लेकर? अनफॉर्चुनेट है इन द सेंस है कि या तो पहले आ जाते, थोड़ा टाइमिंग गलत हो गया। और मेरा ऐसा मानना है कि लीगली और टेक्निकली तो कोई बुराई नहीं है, आप इस्तीफ़ा दे के आ रहे हैं।
किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लोगों को तो कोई ना कोई मौका चाहिए ना कमी निकालने का, तो लोग निकाल के ले आए इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कि साहब इन्होंने 14 केसेस थे ममता के अगेंस्ट डिसाइड किए थे, ये किया था, वो किया था, CBI में भेजा था, ED में भेजा था। अब उसको तो लोग पीपल कैन पुट मोटिव्स जोड़ के घटनाओं को जो है। तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा तौर पे मानना है कि इससे भाजपा की जो क्रेडिबिलिटी है एक तरह से उसको थोड़ा सा नुकसान हुआ है, अनकॉल्ड फॉर। और उस समय टाइमिंग का बात है, अगर 6 महीने पहले आ जाते ज्वाइन कर लेते इतना उसका नहीं था। लेकिन टाइम इज़ ए हीलर, कि टेक्निकली गलत नहीं, लीगली गलत नहीं है, परसेप्शन में थोड़ा सा गलत हुआ है एक तरह से, एक मैसेज ठीक से नहीं गया। अब सुप्रीम कोर्ट चले गए लोग, देखिए वो सरकार जारी है, अब वो अभिषेक सिंह भी चले गए, इसके खिलाफ उनके फैसले रद्द करो। तो ये क्या है ना कि एक नेगेटिव पब्लिसिटी, नेगेटिव जिसे कहना चाहिए एक नेगेटिव परसेप्शन जो है ना वो बना है, जिससे भाजपा को 2% 1% नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। वी कांट कंट्रोल इवेंट्स, वी कांट कंट्रोल नेचर, वी कांट कंट्रोल डेस्टिनी। तो ठीक है ये, लेकिन पहले आ जाते ज्वाइन करते तो अच्छा था। दैट्स ऑल। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत खास दिलचस्पी लेके 2 जल समझौते करवाए, हरियाणा और राजस्थान के बीच, और दूसरा ERCP को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच। इन तीनों राज्यों को क्या इसका फायदा या लाभ मिलता हुआ नजर आता है? बहुत लाभ मिला। सबसे बड़ा गेनर तो राजस्थान है। चुनाव के अंदर एक बड़ा वादा था, बड़ी गारंटी थी सरकार की, जिसे कहना चाहिए कि भाई ये करेंगे, हम करके दिखा दिया उन्होंने। अब देखिए 13 जिले तो सीधे प्रभावित हो गए, सीकर, झुंझुनू, चूरू प्रभावित हो गए, हरियाणा का पानी आ जाएगा, राजस्थान निहाल हो गया। 10% पैसा देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, 90% पैसा केंद्र सरकार दे रही है। तो निश्चित तौर पर ये हरियाणा की स्थिति है। तो मेरा मानना है कि लोकसभा चुनाव में ये जो नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राजस्थान में क्या भाजपा एक बार फिर से 25 पे 25 सीटें लोकसभा चुनाव में लाएगी, और 2019 की तरह क्या कांग्रेस का खाता भी वहाँ नहीं खुलेगा? देखो, आम धारणा तो यही है, क्योंकि जो मैंने आपसे कहा ना, आज जो नॉर्थ इंडिया में स्थिति है नरेंद्र मोदी फैक्टर की जो है, जो कहा जाए जो है, अब रामलला मंदिर फैक्टर है भगवान, और ये फैक्टर है। और राजस्थान में फैक्टर नहीं था तब भी नरेंद्र मोदी के चेहरे से 25 सीटें जीत के आ गए थे लोग, आपने देखा है। तो कोई कारण ऐसा नहीं है कि 25 सीटें नहीं जीतें। एकेडमिकली सवाल आपने पूछा है, तो हम भी एकेडमिकली होमवर्क करने के लिए थोड़ी बातें कर लेते हैं, कहने के लिए कि 3-4 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे थोड़ा सा टफ लगता है, अखबार लिख रहे हैं, चैनल लिख रहे हैं। वो सीटें कौन सी हैं? और टोंक है एक, तो अगर सचिन पायलट लड़ते हैं तो बता रहे हैं कि बीजेपी उम्मीदवार को थोड़ा टफ लग सकता है। अलवर में भूपेंद्र यादव आ रहे हैं, बहुत अच्छे मंत्री हैं, सब हैं, लेकिन पब्लिक से कनेक्ट ज़्यादा नहीं रहा, ग्रास रूट पे नहीं रहे, और ज़्यादा रहे तो अजमेर में रहे पहले जो है। दिल्ली में आए हैं तो मंत्रालय से फुर्सत नहीं मिलती, फिर क्या पार्टी की इतना जिम्मेदारियाँ उनके पास में, तो पब्लिक में कनेक्ट आपका नहीं हो पाता। तो आप ऐसे अगर जाओगे, इस तरह से देखोगे करके जो है, तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा कंपेरेटिवली वीक हैं। लेकिन अगर वोट नरेंद्र मोदी के चेहरे पे पड़ना है और उसी लहर पे पड़ना है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पब्लिक कनेक्ट पूरा है कि नहीं, आप कॉन्स्टेंसीज में हर सैटरडे संडे आए कि नहीं आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक नागौर की बात करते हैं जाट बेल्ट में जो है। लेकिन ये तीनों बातें ना के लिए होमवर्क, केवल होमवर्क करने के लिए है। मेरी मेन धारणा वही है कि कैंडिडेट्स विल नॉट मैटर एट ऑल इन दिस इलेक्शन आल्सो, और बीजेपी के अंदर जो है वोट विल कम ओनली ऑन द फेस ऑफ नरेंद्र मोदी एंड भगवान राम, ऐसा मेरा मानना है, एंड स्ट्रैटेजी ऑफ अमित शाह एट द मोस्ट। सर, क्या ये सच है कि राजस्थान के पहली बार के MLA और पहली बार मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा 60 दिनों के भीतर ही मोस्ट पॉपुलर हो गए हैं और यहाँ तक कि क्राउड पुलर के रूप में सामने आ रहे हैं? इससे पहले आई विल कम बैक टू एक पोर्शन राजस्थान का मेरे दिमाग में आ गया बोलने में। अभी राजस्थान के 2 भाजपा के टिकट क्रूशियल हैं जो उनके बारे में फैसला होना है। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया दोनों कद्दावर नेता हैं, दोनों विनिंग कैंडिडेट हैं। देखो उनके बारे में कैसे किस तरह से बात होती है। महिलाओं का चल रहा है, महिलाओं के वोट कैसे डिसाइड होते हैं। कांग्रेस ने अभी तक एक भी उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया है, और भाजपा ने अभी 15 कर दिए हैं, 10 अभी बाकी हैं उनके, वो शायद 10 तारीख की मीटिंग में होंगे। तो ये फैक्टर भी जो है, मैंने कहा ना आपसे, एकेडमिक डिस्कशन का ये भी पार्ट है जो मैं अब आपसे 2 बातें कह रहा हूँ, उन 2 के बारे में प्लस वुमेन फैक्टर के बारे में। आप क्राउड पुलर की बात कह रहे हैं, तो ये सच बात है कि इतने कम समय में 2-3 महीने के अंदर ही है, आफ्टर वसुंधरा, अशोक गहलोत एंड सचिन पायलट, he is emerged, this chief minister emerged as one more very larger crowd pulling factor। कितने दौरे कर रहे हैं, सोचा नहीं था किसी ने। 5 लोगों की जन सुनवाई करते हैं रोज़ खड़े होकर घर में जो है, और जहाँ भी जाते हैं लोग टूट के पड़ते हैं। सब लोग हैरान हैं कि एक नए क्राउड पुलर हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि राजस्थान में भीड़ खींचने वाले नेता थे, उनमें नवीनतम नाम है भजनलाल शर्मा का। अब ये किसको कितना पीछे छोड़ते हैं
ये आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा। अब क्योंकि आपने भजनलाल जी का जिक्र कर ही दिया है, तो अभी तक तो मोहन यादव, उनके परफॉर्मेंस, उनके गुड गवर्नेंस की बात हो रही थी, लेकिन इन 60 दिनों में भजनलाल जी के परफॉर्मेंस और उनके गुड गवर्नेंस का आकलन आप कैसे करते हैं सर? देखिए, उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है सबको साथ लेके चलना, वो एक लीडर की पहचान होती है। भजनलाल शर्मा हैज़ एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज ए लीडर ऑफ ऑल मीन्स बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी इन राजस्थान। देखिए कितने बड़े बड़े लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं, ओम बिरला जुड़े हुए हैं, धनखड़ जी जुड़े हुए हैं। आखिर हैं तो पॉलिटिकल ना, संवैधानिक पदों पे हैं, लेकिन बैकग्राउंड तो पॉलिटिकल रहा ना। उसी स्टेट में रहते हैं, डायलॉग होता है, बात होती है आपस में। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, मेघवाल हैं, अर्जुन मेघवाल हैं, भूपेंद्र यादव हैं, कितने ओम माथुर हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता भजनलाल शर्मा की है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति मेरी जानकारी के हिसाब से उससे नाराज़ नहीं है। वो उन सबके आशीर्वाद से, सबके व्यवहार से, सबके दोस्ती से, जहाँ जैसी सिचुएशन है उनका हैंडलिंग परफेक्ट है। और वो कहना सबको साथ लेके चल रहे हैं, ये एक लीडर की सबसे बड़ी बात होती है। तो उनका इनिशियल टेक ऑफ बहुत अच्छा है पॉलिटिकल फ्रंट पे, पॉलिटिकल एयरपोर्ट से उसका जो टेक ऑफ है वो बहुत अच्छा है इसका। दूसरा उसमें फिर क्या होता है, इसके बाद में होता है कि टोटल डेलीगेशन में टोटल ट्रस्ट अपनी टीम को। आप आवाज़ उनके दफ्तर में देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी टू सीएम है, डीजी है। तो एवरीबडी इज़ वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल ट्रस्ट विद टोटल डेलीगेशन। प्रशासन अच्छा चल रहा है, कोई सा मुद्दा नहीं। तीसरा विनम्रता का भाव है। विनम्रता तो क्या है ना, राजनेता का एक चेहरा और एक उस तरह की बात होती है। विनम्रता का भाव चल रहा है। चौथी एक बड़ी बात जो इस बार हुई, प्रधानमंत्री जो आए थे जयपुर, उन्होंने खुद ने इशारा भी दिया था कि पॉलिटिकल मैंडेटा ब्यूरोक्रेसी पे या पॉलिटिशियन पे उस तरह से नहीं होगा। अफसर तो खासकर अफसरों पे नहीं होगा, कि अफसर तो सरकार के साथ काम करते हैं। ये भजनलाल शर्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि है देखा जाए तो। और एक और जो बड़ी उपलब्धि है वो ये था कि अशोक गहलोत के टाइम में एमएलए रीजनल चीफ मिनिस्टर बन गए थे। हर एमएलए अपने इलाके में पटवारी से कलेक्टर तक का अपॉइंटमेंट खुद करेगा। पैसों की शिकायतें अलग से थी बहुत से लोगों के खिलाफ में, जो है उस सिस्टम को तोड़ना था। तो नरेंद्र मोदी के मैंडेट से, जिसे कहना चाहिए भंवरलाल शर्मा ने उसको तोड़ दिया है। आज राजस्थान में कोई एमएलए क्लेम नहीं कर सकता, एमपी नहीं कह सकता कि मैं इसको कलेक्टर लगा दूंगा, पटवारी लगा दूंगा, थानेदार लगा दूंगा। तो एक बहुत बड़ा जो नेक्सस बन गया था फील्ड के अंदर, जिसमें कि पॉलिटिकल लोग जो है दिन प्रतिदिन के काम में जो है ना ब्यूरोक्रेसी काम में हस्तक्षेप करने लग गए थे। डे टू डे इंटरफेरेंस वो ख़त्म हो गया है एक तरह से। कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि मैं इस काम को चीफ मिनिस्टर से करा के ले आऊँगा, दैट वे जो है। तो ये कुछ एक बातें ऐसी हैं जो इनिशियल टेक ऑफ, एक अच्छे इनिशियल टेक ऑफ की ओर संकेत करती हैं। लेट्स सी आने वाले महीनों में, साल में क्या होता है। जी, बहुत शानदार एनालिसिस रहा सर आपका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जनाधार बढ़ाने की ये कोशिश है। बहरहाल 2014 में, 2019 में जो कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ, उनकी लोकप्रियता के साथ बीजेपी को मजबूत करने की थी, हिंदुत्ववाद, राष्ट्रवाद के एजेंडे के साथ, वो तो करती हुई आगे बढ़ ही रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, बीजेपी अब उन परिवार वालों के उस प्रभुत्व को खत्म करना चाहती हैं जो कि लोहियावादी राजनीति के हमेशा से पक्ष में रहे हैं। पेशानी पर चिंता की लकीरें जरूर पड़ चुकी हैं, फिर चाहे इधर लालू प्रसाद यादव हो या फिर इधर अखिलेश यादव हो। देखना होगा, क्योंकि सीधे सीधे 400 पार का टारगेट दे दिया गया है और वही करना है बीजेपी जो कर रही है, यानी कि जमीन पर खुद को मजबूत करने की काम। और उसमें मोहन यादव की एंट्री के साथ बीजेपी अपने 400 पार के नारे को और ज्यादा मजबूत करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद द जेसी शो में शामिल होने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार।